टेन्मा अपने क्लासमेट्स के साथ नॉर्दर्न कमांडर मेन्यू इजुमी के सामने अवेकनिंग सेरेमनी शेयर कर रहा है। वही इंसान जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर और ह्यूमैनिटी की लाइट को ट्रेन किया था। इन बच्चों के पोटेंशियल जगाने के लिए वो अवेकनिंग मोनोलिथ समन करता है। कई स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं लेकिन किसी की अवेकनिंग नहीं होती। आयरनी ये है कि सबसे मोटा बुली आखिरकार अवेकन हो जाता है। हमारा लड़का उसे धक्का देकर साइड करता है और फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ स्टोन को टच करता है। उसी पल नॉर्दर्न कमांडर खुद टेन्मा की स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता हुआ लिटरल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन देखता है। मोनोलिथ एक विशाल नीला लोटस खिलाता है और टेन्मा को हिडन स्किल ओवर मिमेसिस मिलती है, जो उसे किसी भी ओपोनेंट की स्किल को अडाप्ट करने और उसके बदले काउंटर क्रिएट करने देती है। बेसिकली उसे ओवरपावर्ड महाराजा जैसी पावर्स मिल जाती हैं। मोटा बुली जेलसी संभाल नहीं पाता और हमारे लड़के पर अटैक करने की कोशिश करता है। एक सडन फ्लैश में टेन्मा उसके पीछे ऐसे प्रकट होता है जैसे किराया ओवरड्यू हो और उसे डर से पैरालाइज कर देता है, जिससे वो डर के मारे गड़बड़ कर बैठता है और जमीन पर गिर जाता है। कंप्लीट एनालिसिस के साथ टेन्मा थंडर वेव को काउंटर स्किल के रूप में गेन करता है और मिनी लोटस डोमेन में आ जाता है। हर बार अडैप्टेशन कंप्लीट होने पर उसे लिटरल मॉन्स्टर कहा जाता है, जिसने ओवरपावर्ड स्किल हासिल कर ली हो। लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस के उलट आसमान से एक जायंट मोनोलिथ गिरता है और इंस्टीट्यूट पर कोलैप्स हो जाता है। नॉर्दर्न कमांडर के होते हुए भी ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मोनोलिथ का गिरना एक पावरफुल डिजास्टर बीस्ट के आने का संकेत है, इसलिए नेचुरली सब भाग रहे हैं। लेकिन हमारा लड़का इतना गुस्से में है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकेले ही थ्रेट से निपटने के लिए खड़ा हो जाता है। उसे खुशी भी होती है कि अवेकनर बनने के बाद उसका पहला एनिमी वही क्रीचर है जिसने उसकी मां को मारा था, तो ये उसके लिए सच में हैप्पी डे है। ध्यान रहे, वो ये सब बातें एक बैडएस स्केलेटन सोल्जर से कह रहा है जो लिटरली आग में जल रहा है। नई पावर्स मिलने के बाद टेन्मा सोचता है क्या उसे अभी टेस्ट करना चाहिए। थंडर वेव यूज करके वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और स्केलेटन सोल्जर को कन्फ्रंट करता है। मॉन्स्टर अटैक स्लैम करता है, लेकिन टेन्मा की इनक्रेडिबल स्पीड की वजह से वो न सिर्फ इवेट करता है बल्कि फेरोशियस पंच से उस विशाल मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है। वो किसी को खुद को कम समझने नहीं देगा और इन क्रीचर्स के हाथों किसी और को मरने नहीं देगा। सिर्फ एक हिट ही उस चीज को जमीन पर गिराने के लिए काफी होती है, जिससे उसके सभी क्लासमेट्स चौंक जाते हैं। वो टेन्मा की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ देखकर स्टन्ड है और सोचते हैं क्या अब भागने की जरूरत भी है। कुछ पल पहले तक कुछ भी न करने वाला रुकी अचानक लेवल 8 कैलामिटी बीस्ट को बिल्डिंग के पार उड़ा देने की एबिलिटी दिखा देता है। सुपरवाइजर की रिएक्शन भी यही है, क्योंकि टेन्मा का लेवल 0 एक नॉर्मल लेवल 0 अवेकनर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। फिर भी इस लेवल पर स्केलेटन सोल्जर को हराना इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि क्रीचर के पास 2 पावरफुल एबिलिटीज हैं। पहली इनॉर्मस डिफेंस और दूसरी अभी एक्टिवेट हो रही है, बोन फायर नाम की चीज, जो सियरिंग नीली फ्लेम्स की दीवार है जो छूने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। हमारे लड़के के दोस्त वरिड हैं, जबकि बिग मैक अटैक ग्रिंच फेस खुशी से उसकी मौत सेलिब्रेट कर रहा है। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत है, समझे। काकाशी द कॉपी निंजा से इंस्पिरेशन लेकर टेन्मा अपने दिमाग में एबिलिटी एनालाइज करता है। वो ये भी नोटिस करता है कि एनिमी के अटैक से हिट होते ही उसका एनालिसिस रेट लगातार बढ़ता जाता है। स्नो बनी इंस्ट्रक्टर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही, क्योंकि लेवल 10 अवेकनर भी स्केलेटन सोल्जर के बोन फायर अटैक को टैंक नहीं कर सकता। असल में हमारे लड़के का शरीर सच में जल रहा है, उसकी रिब्स दिखने लगती हैं और शरीर झुलसता जा रहा है। फिर भी वो सिचुएशन की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। उसे बस अपनी प्यारी माँ की तस्वीर दिखती है, जिसने वही मर्सिलेस फ्लेम्स झेली थीं। और इसी पॉइंट पर सुपरवाइजर समझ जाता है कि इस लड़के ने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज ही नहीं की। जीनियस अवेकनर यहाँ गस फ्रॉम ब्रेकिंग बैड जैसा दिख रहा है और एनालिसिस कंप्लीट होते ही स्केलेटन सोल्जर को मारने की धमकी देता है। इस सीन का ब्रूटल लुक सच में खतरनाक है। क्लासमेट्स को बुरा लगता है कि उन्होंने हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट किया। कुछ लोग फिर से सर्च करता हुआ नीला लोटस देखते हैं, जो दिखाता है कि अवेकनर अब मिर्टल दिखाने वाला है। शरीर झुलसते हुए टेन्मा नई स्किल की तरफ हाथ बढ़ाता है और ब्लैक आइस वॉल सीखता है, जो किसी भी बॉडी की सरफेस पर आइस जनरेट करके फायर बेस्ड अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है। उसी समय सिस्टम उसे फुल हेल्थ तक हील कर देता है और इटाची के आमेटेरासु जैसी फ्लेम्स से झुलसना रुक जाता है। टेन्मा समझता है कि वो एक ही अटैक में सोल्जर को हरा नहीं सकता, लेकिन स्टैट्स बूस्ट होने के बाद थ्योरेटिकली अब कर सकता है।
लोटस की खूबसूरत पेटल्स उसके शरीर को ढक लेती हैं और उसे फिर से फुल हेल्थ दे देती हैं। क्लासमेट्स चेयर करते हैं, ये यकीन ना करते हुए कि ये आदमी गोजो की तरह सुकूना की मेलेवलेंट श्राइन में चलते हुए अपने वुंड्स हील कर रहा है। टीचर उसकी हीलिंग एबिलिटी देखकर स्टन्ड है, जबकि कुछ पल पहले उसने लाइटनिंग बेस्ड अटैक भी यूज किया था। एक बात साफ है, ये आदमी बिल्ट डिफरेंट है। ये एक्सेप्शनल अवेकनर है। उसका सेल्फ रिकवरी देखकर उन्हें लगता है क्या ये आदमी ब्रेन रीजनरेट जैसी चीजें भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल स्केलेटन सोल्जर गुस्से में है और फिर से नीली फ्लेम्स की वेव भेजता है। इस बार हमारा लड़का अपने शरीर को थिक मेटालिक आइस से ढक लेता है। सीयरिंग ब्लू फ्लेम्स भी इस आइस आर्मर को पिघला नहीं पाती, मतलब अब वो पूरी तरह इम्यून है। फ्लेम्स को चीरते हुए वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह आगे बढ़ता है, सोल्जर के वाइट स्लैश को डॉज करता है और उसी आइस आर्मर से अपने हाथ से एक विशाल स्वॉर्ड बना लेता है। वो फाइनल बॉस जैसा दिखता है और कहानी अभी शुरू ही हुई है। बिल्डिंग जितनी बड़ी स्वॉर्ड से टेन्मा स्केलेटन मॉन्स्टर को क्लीन किटकैट स्ट्राइक से काट देता है। स्पेक्टेटर्स शॉक्ड रह जाते हैं। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ पर शब्द नहीं मिलते। उसकी मूवमेंट्स ह्यूमन आइज से परसीव ही नहीं हो पाती। फाइट खत्म होते ही टेन्मा का आर्मर विदर हो जाता है और वो बोस्ट करता है कि उसने ऑफेंस और डिफेंस दोनों की अल्टीमेट स्किल हासिल कर ली है। फाइट के बाद उसके दोस्त उसे बुलाते हैं। रुकी उसे हग करने आता है। सीओ अपैरेंटली उसे देखने नहीं आई और चिंता में भाग गई। टेन्मा सोचता है क्या उसने उसे नाराज कर दिया। इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर दोनों शॉक में हैं। एक साधारण अवेकन लड़के ने ऐसा कैलामिटी बीस्ट हरा दिया जिसे लेवल 100 अवेकनर भी नहीं हरा सकता। चा को मेस क्लीन करने और प्रिंसिपल को मैसेज छोड़ने को कहा जाता है कि जीनियस अवेकनर उनके साथ आ रहा है। टेन्मा का बेस्ट फ्रेंड उसे गॉड जैसा दिखने के लिए ग्लेज करता है। सुपरवाइजर पर्सनली उससे बात करने आता है और बाकी क्लासमेट्स उछल पड़ते हैं ये सोचकर कि मेन्यू उसे अपना स्टूडेंट बना सकता है। ध्यान रहे इसी आदमी ने स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर जीन टेवा को भी ट्रेन किया था, इसलिए उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। दोस्त उन्हें स्पेस देने के लिए भाग जाता है और नॉर्दर्न कमांडर लड़के की स्पेशल टैलेंट की तारीफ करता है। टेन्मा समझ नहीं पाता वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मेन्यू ने उसके दिल में भरी हेट्रेड और एंगर को नोटिस कर लिया होता है। वो क्यूरियस है कि उसे इतना रिजेंटफुल इंसान किसने बनाया। टेन्मा अपने पेरेंट्स की ट्रैजिक लॉस की कहानी बताता है। 10 साल पहले वो स्केलेटन मॉन्स्टर से मरने ही वाला था, तभी एक अवेकनर ने उसे बचाया, लेकिन उसकी माँ उसकी आंखों के सामने बोन फायर फ्लेम्स में जलकर खत्म हो गई। उसने बेटे से कहा था कन्विक्शन के साथ अपनी जर्नी जारी रखना। उस दिन से लड़के ने कैलामिटी बीस्ट्स के लिए हेट्रेड पाल ली और उन्हें स्लॉटर करने का सपना देखा। डीमन ऑफ रूइन और उसकी जाति के अंत की कसम ली। वही हेट्रेड अब भी टेन्मा के रोते हुए सामने आती है। एक अजीब डिटेल ये है कि उसकी लेफ्ट आई से आंसू नहीं निकलते, लेकिन राइट आई अपने आप बहने लगती है। ये भी माँ की मौत के बाद से ऐसा ही है। उस कहानी को सुनने के बाद मेन्यू उसे स्टूडेंट बनाने और टॉप लीग में डालने का ऑफर देता है ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। सेवियर लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैलामिटी बीस्ट से लड़ने और उन्हें मारने के लिए बनी है, जिसमें दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर्स शामिल हैं। ये एक तरह की मॉन्स्टर किलिंग आर्मी है। इसके मेंबर्स सेवियर्स कहलाते हैं। इन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज, वेपन्स और ट्रेनिंग मिलती है। रिवॉर्ड्स के साथ ट्रेनी सेवियर भी हर महीने 10,000 गोल्ड कमाता है। इस इकोनॉमी में तो 200 के लिए भी काम कर लूं। ये काफी जेनरस है, लेकिन इन प्रिविलेजेस के साथ एक्सपेक्टेशन भी है। सेवियर्स को बुलाए जाने पर कैलामिटी बीस्ट से लड़ना ही होता है। ये दुनिया की फ्रंट लाइन है। टेन्मा को रिवॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस मॉन्स्टर्स मारने हैं। वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और जानता है कि हर फरवरी लीग एक एग्जाम रखती है जिसमें 10,000 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पॉइंट्स मेरिट पर मिलते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 100 कैंडिडेट सेवियर्स बनते हैं। इससे उसे हाईएस्ट स्कोर जानने की क्यूरियोसिटी होती है। मेन्यू बताता है टॉप स्कोर 1,15,000 पॉइंट्स था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जिन टेवा ने बनाया था। 11 साल से कोई उसे छू नहीं पाया और उसके 50% पॉइंट्स भी फर्स्ट प्लेस दिला सकते हैं। टेन्मा उसे ह्यूमैनिटी की लाइट और एब्सोल्यूट मॉन्स्टर मानता है, लेकिन मेन्यू कहता है कि उसकी टैलेंट को जिन टेवा से कंपेयर करना बेकार है क्योंकि वो अलग लीग में है। फिर भी हमारा लड़का ब्लू लॉक जैसी ईगो के साथ रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा जताता है। मेन्यू को उसके वर्ड्स चौंकाते हैं और उसे अपने स्टूडेंट टेवा जिन से हुई बात याद आती है, जिसने कहा था कि एक दिन कोई इंसान उसकी टैलेंट को पार करेगा। लगता है नया बेटा पुराने को रिप्लेस करने आ गया है। वही पोटेंशियल इस लड़के में है। अगले सीन में वो स्टोन मॉन्यूमेंट्स के पास होते हैं जो 2 वर्ल्ड्स के बीच पैसेजेस बनाते हैं। सिर्फ मॉन्स्टर्स मारना काफी नहीं, मॉन्यूमेंट्स को भी खत्म करना होता है, वरना वो स्पॉन करते रहेंगे। सामने की बिल्डिंग खास तौर पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बनी है। उन्हें प्रिजर्व करती है, लेकिन कैलामिटी बीस्ट्स को बाहर नहीं आने देती। ये न्यू सेवियर्स के लिए ट्रेनिंग टेस्ट्स भी बनते हैं। लीग की लैंग्वेज में इसे स्टेज कहते हैं और अंदर के मॉन्स्टर्स अनकंट्रोलेबल माने जाते हैं। इसी वजह से रुकीज यहाँ एंटर करते ही मारे जाते हैं और इसे रुकी ग्रेवयार्ड कहा जाता है। जीन टेवा ने अपने शुरुआती दिनों में स्टेज को 3 मिनट्स में क्लियर किया था। मैंने उम्मीद करता है कि हमारा लड़का भी 3 मिनट से कम में वही टेस्ट तोड़ेगा, तभी वो
ऑफिशियली उसे स्टूडेंट मानेगा। अगले सीन में मेन्यू अपने न्यूएस्ट रकी के साथ चलता है, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। लोग इसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर की लेजेंड से कंपेयर कर रहे हैं और ये सोच नहीं पा रहे कि ये मेन्यू के साथ शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है। लोग सोच में डूबे हैं और टेनमा डिजास्टर लेवल देखता है। ये स्टेज के लिए 10 है, जो स्केलेटन सोल्जर से 2 लेवल ज्यादा है, और वो सोचता है आखिर किस तरह के मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। लोगों के चेहरों के शौक देखकर टेनमा हैरान होता है कि यहाँ सब नॉर्मी जैसे क्यों लग रहे हैं, जैसे कभी स्टेज में कदम ही न रखा हो। रिसेप्शन लेडी के पास जाकर वो स्टेज में एंट्री रिक्वेस्ट करता है। वो उसे गाइड करती है और उसकी पार्टी के बारे में पूछती है, जिस पर हमारा लड़का कामली कहता है कि वो अकेला है। एक पल की अजीब सी खामोशी छा जाती है। रिसेप्शनिस्ट इसे डिसरिस्पेक्ट समझ लेती है और सोचती है कि लड़का उस पर लाइन मार रहा है। भाई सीधे एंटी आरजे टेरिटरी में गिर गया और बैडी भी खो दी। टेनमा को कुछ समझ नहीं आता। स्पेक्टेटर्स भी उसे ईगो वाला हॉट शॉट समझकर मजाक उड़ाने लगते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए वो फिर से अपनी बात समझाता है। कहता है कि उसे क्रैक नहीं करना, वो बस स्टेज को चैलेंज करना चाहता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट खुद को क्वीन समझ रही है और सोचती है कि ये एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। वो तो उसे रोकने के लिए अपना नंबर देने तक को रेडी है। जेन्युइनली रेज बेट हो चुका टेनमा उसे वार्निंग देता है कि वो तीसरी बार रिपीट नहीं करेगा। उसे किसी चॉप्ड रिसेप्शनिस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ अपना स्टेज मिशन चाहिए। उसकी बातों से डरकर वो अग्री कर जाती है, लेकिन ये भी जोड़ देती है कि उसकी मौत की जिम्मेदारी उसी की होगी। टेनमा ब्रेसलेट उठाकर अपने आर्म पर पहनता है, इस बात से फ्रस्ट्रेटेड कि उसे इतना इरिटेटिंग एनकाउंटर झेलना पड़ा। आसपास के बीटा सिम्स उसे इडियट समझते हैं कि उसने लड़की का नंबर नहीं लिया और मिस्टर टफ बनने लगा। बात यह है कि कोई भी रुकी जो लेवल 10 स्टेज चैलेंज करता है, वो बेसिकली मॉन्स्टर्स से पिटने जा रहा है। गैप इतना होपलेस है। ज्यादातर D1 हेटर्स बातें बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टेनमा के गिफ्ट को लेकर क्यूरियस हैं कि वो इसे कैसे लेवरेज करेगा। प्रॉब्लम यह है कि गिफ्ट के बावजूद उसका लेवल अब भी 0 है, इसलिए उनकी नज़र में वो ऑलरेडी डेड है। टास्क पर फोकस करते हुए टेनमा ब्रेसलेट को अपने आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के साथ स्कैन करता है और दूसरी साइड एंट्री पा लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोरिंग स्टफ खत्म होते ही वो स्ट्रेच करता है हाथापाई के लिए रेडी होने को। टाइमर स्टार्ट होता है और 3 मिनट में स्टेज क्लियर करने का काउंटडाउन भी। ये आदमी मॉन्स्टर्स तरीके से आगे बढ़ता है और रियलाइज करता है कि ये जगह कितनी बड़ी है, भले ही आर्टिफिशियल स्टेज हो। अपनी पहली मॉन्स्टर एनकाउंटर में उसे लेवल 4 कदामा मिलता है, एक सच में गड़बड़ दिखने वाला कुत्ता। ब्रो एक ही स्वॉट स्लैश में उसे स्लॉटर कर देता है। आइस मॉर्फिंग पावर्स याद हैं? वो आसानी से बैटल एक्स और हर सिचुएशन के हिसाब से वेपन बना सकता है। एक कदामा कटते ही बाकी हंग्री ट्री लॉग्स आ जाते हैं, जो पोकेमॉन का हॉरर वर्जन लगते हैं। बाहर आया अपने पिता के स्टाइल का जोरदार विरोध करती है। रुकीज के लिए और भी स्टेजेस के, फिर भी उसने टेनमा को सबसे टफ स्टेज पर भेजा। असलियत यह है कि वो टेनमा को जिन से आगे जाते देखना चाहता है, इसलिए दोनों के रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा है। अगिया भी मानती है कि अल्टीमेट वॉरियर को पार करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी लिमिट्स ह्यूमैनिटी से बाहर हैं। लेकिन उसका पिता पूछता है, क्या वो सच में ऐसा मानती है? उसके लिए जिन पहले अप्रोचेबल और नाइस लगा था, लेकिन फिर उसने उसे लेवल 97 कैलामिटी बीस्ट को ऐसे मारते देखा जैसे कुछ भी ना हो। उसकी आंखें कोल्ड और कैलकुलेटिंग थीं, एक गॉड जैसी। ऐसा लगा जैसे वो इंसानियत को पार कर खुद डीटी बन चुका हो। मिन्यू मानता है कि यही पोटेंशियल टेनमा में भी है, बस उसे उस लेवल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। जिन ह्यूमैनिटी का सेवियर गॉड है, जबकि टेनमा एक डीमन जैसा है जो अपनी हेट्रेड में डूबा हुआ है। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। स्टेज पर वापस आए तो टेनमा ने कदामा ग्रुप को आसानी से खत्म कर दिया, लेकिन ओवर मिन्यूस इन वीक क्रीचर्स को स्कैन करने लायक भी नहीं मानता। अचानक उसे एक बिहाइंड मी वाला एहसास होता है और वो तुरंत स्लैश करता है। हैरानी की बात यह है कि वो भी आसानी से मर जाता है। टेनमा सोचने लगता है क्या लेवल 10 डिजास्टर क्रीचर्स इतने वीक हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वरना इसे रुकी ग्रेवयार्ड नहीं कहा जाता। जरूर कुछ है जो उसे नहीं पता। और सच में सिस्टम एक बी रैंक स्किल डिटेक्ट करता है। सेल्फ रीजनरेशन एनालिसिस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। टेनमा को उम्मीद नहीं थी कि वही क्रीचर जिसे उसने काटा था फिर से कोलोसिस की तरह खड़ा हो जाएगा और अर्थली वाइन्स से उसे दबा देगा। कटने के बाद भी क्रीचर रीजनरेट हो जाता है, तभी समझ आता है कि ये मॉन्स्टर इतना हार्ड टू किल क्यों है। लेवल 10 स्ट्रेंथ के साथ टेनमा ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है, शार्प स्पाइक्स छोड़ता है और दोनों आर्म्स को उनसे ढक लेता है। उसका गोल है इतना डैमेज देना कि क्रीचर रीजनरेट ही ना कर पाए। डुअल स्वॉट से लगातार काटते हुए वो दिमाग में एनालिसिस प्रोसेस भी चला रहा है। एक जोरदार स्लैश क्रीचर का सिर 2 हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो भी उसे नहीं मारता। टेनमा को उसे काटने में अजीब सा मजा आता है। यहाँ मॉन्स्टर वो खुद है जो उसे इतना काटना चाहता है कि वो रीजनरेट भी ना कर पाए। क्रीचर पर इतने कट्स पड़ते हैं कि लगता है सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन चल गया हो। आखिरकार मॉन्स्टर पीसेस में एक्सप्लोड हो जाता है। फाइट खत्म होती है, जो अच्छा है, क्योंकि ब्लैक आइस स्पैम करने से टेन्ना का माना कम हो चुका है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये कि वो फिर भी टाइनी बिट से फुल हेल्थ रीजनरेट हो जाता है। परफेक्ट सेल से इंस्पिरेशन ली हुई टेन्मा फ्रस्ट्रेट होकर हर हिट डॉज करता है।
परसिस्टेंट मॉन्स्टर से जूझते हुए अच्छी बात यह है कि हर रीजनरेशन पर उसकी एनालिसिस स्पीड और बढ़ती जाती है, लेकिन फाइट उसे ओवरवेल्म करने लगती है और वो माना बचाने के लिए ब्लैक आइस यूज करना बंद कर देता है। स्मार्टर प्ले यही है, स्पीड यूज करना और एनालिसिस कंप्लीट होने का वेट करना। लेकिन वर्स्ट पार्ट ये है कि टाइम भी खत्म हो रहा है। फक इट, वी बॉल कहते हुए वो थंडर वेव और ब्लैक आइस वॉल दोनों एक्टिवेट करता है लास्ट अटेम्प्ट के लिए। टेनमा वाइन्स पाटता जाता है, क्रीचर को बार बार रीजनरेट करने पर मजबूर करता है ताकि एनालिसिस तेज हो, क्योंकि माना खत्म हुआ तो वो वहीं मर जाएगा, और अगर यही उसका लेवल है तो मरना उसे मंजूर है क्योंकि वो इम्पोस्टर ही होगा। आखिरी स्लैश के साथ टेनमा पूरी फ्यूरी से सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं खेल खत्म हो जाता है। माना खत्म होते ही उसका शरीर चीज स्लाइस के ज्यादा छेदों से भर जाता है। ये उसका फाइनल चांस है क्योंकि मिमेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। यही एक चीज है जिसे माना नहीं चाहिए। जैसे ही कंप्लीशन होती है, नीला लोटस फिर स्पॉन होता है और सेल्फ रीजनरेशन से लोटस बर्स्ट एक्वायर होती है। मॉन्स्टर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लोटस बर्स्ट एक्टिवेट हो चुका है। आसपास की सारी माना को एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन में बदल देता है। माय मिसेस कंप्लीशन के साथ टेनमा की सारी वूंड्स ऑटो हील हो जाती हैं। मॉन्स्टर शॉक में देखता रह जाता है और जैसे ही टेनमा हाथ क्लैप करता है, लोटस लिटरल हेल अनलीश कर देता है। डिस्ट्रक्शन आसपास सब कुछ जला देता है। क्रीचर राख में बदल जाता है। एंड में टेनमा खुद भी अटैक के बैकलैश से घायल दिखता है। ये फाइट का उसका फाइनल ट्रम्प कार्ड था। वैसे उसने ये सब मिमेसिस से माना वापस पाकर सिर्फ 1/3 माना खर्च करके किया। अब उसे मॉब मॉन्स्टर्स मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मिमेसिस स्किल कंफर्म हो जाती है कि उसमें माना और हेल्थ दोनों रिप्लेनिश करने की प्रॉपर्टी है। एक सिंगल शॉट बचता है जबकि बाहर की दुनिया केओस में है। रिसेप्शन लेडी रुकी की चिंता में रेस्क्यू टीम बुलाने की गुहार लगाती है। अगा को भी उम्मीद नहीं थी कि टेनमा लेवल 10 मॉन्स्टर से हार जाएगा। बड़ा इशू ये है स्टेज को 2 मिनट से कम में क्लियर करना। अचानक स्टेज अनाउंस करता है कि नया रिकॉर्ड सेट हो गया है। 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। इत्सुकी टेनमा ने 2 मिनट 14 सेकंड्स में स्टेज क्लियर कर दिया। बाहर निकलते वक्त वो आदमी वॉर से निकला हुआ लगता है। उसके सारे हेटर्स अब फैंस बन चुके हैं क्योंकि अंडरडॉग ने जिन का रिकॉर्ड पूरे 1 मिनट से तोड़ दिया। टेनमा मेनू के पास जाकर पूछता है क्या उसने मेंटरशिप अर्न कर ली। मेनू जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है और अपने नए डिसाइपल की तारीफ करता है। रेयर मोमेंट है जब गया ने अपने पिता को ऐसे मुस्कुराते देखा। स्पेक्टेटर्स मानते हैं कि ये सब आयुमी की ट्रेनिंग का असर है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रिसेप्शन लेडी शर्मिंदा होकर उसके पास आती है और नया रिकॉर्ड बनाने पर गिफ्ट देती है, जो टेनमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो उसे ब्लेम भी नहीं करता। रेकलेस न्यूबी को देखकर नर्वस होना नॉर्मल है। इस बार उसकी बातों से वो सच में फ्लस्टर्ड हो जाती है। अगा उसे टीज करती है कि पिता का स्टूडेंट बन गया है तो कॉकी ना हो। मेनू मानता है कि ये लेवल उसके टैलेंट के लिए बहुत ईजी है, अब डिफिकल्टी बढ़ानी होगी। उसके लिए करेक्ट स्टेज एडवांस स्टेज है। जरूरी बात यह है कि लेवल सिर्फ डिजास्टर बीस्ट का थ्रेट नहीं बताते, स्पीशीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंस से खाली होते हैं, जबकि कुछ ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसे मॉन्स्टर्स से लड़ना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। अवेकनर्स और डिजास्टर बीस्ट असल में सेम तरीके से काम करते हैं। ह्यूमंस के जॉब्स उनकी स्ट्रेंथ बताते हैं, जबकि मॉन्स्टर्स की स्पीशीज एडवांस स्टेजेस में ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स होते हैं। सेम लेवल पर भी उन्हें हराना बेहद कठिन होता है। टेनमा का नेक्स्ट डेस्टिनेशन नॉर्दर्न स्टेज के डिस्ट्रिक्ट 4 में सेट होता है और उसे रियलाइज होता है कि अब तक वो सिर्फ ऐसे मॉन्स्टर्स मार रहा था जिनमें बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं थी। इंटेलिजेंट स्पीशीज पेन फील कर सकती है। ये जानकर टेनमा एक्साइटेड हो जाता है और उन्हें टॉर्चर करने में पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाता है। वो अपनी टेरिफाइंग ऑरा छोड़ देता है नए विक्टिम्स पाकर। क्राउड का रिएक्शन इनसेन है। हर कोई 11 साल पुराना जिन का रिकॉर्ड टूटने की बात कर रहा है। फिर भी एडवांस स्टेजेस बेहद टफ है और डिस्ट्रिक्ट 4 पूरी तरह एक आदमी के कंट्रोल में है। कई अवेकनर्स वहां गए और गायब हो गए। र्यूमर है कि वहां एक सीक्रेट असैसिन है। कोई इडियट राजी किनोशिदा का नाम चिल्ला देता है, दूसरा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। राई डिस्ट्रिक्ट 4 के वार्ड चीफ का बेटा निकलता है। ये ट्रस्ट फंड नेपो बेबी सर्विस करवाना पसंद करता है। डिस्ट्रिक्ट 4 की सारी स्टेजेस उसी की हैं और वेटिंग शिटी न्यूबीज के लिए है। चेस्ट बॉक्स खोलते हुए टेनमा को वही स्टोन मिलता है जैसा स्टेज में मिला था। मेनू हैरान होता है क्योंकि डिजास्टर बीस्ट मारने के तुरंत बाद ऐसा हुआ। दोनों स्टोन्स में फर्क है। ये स्टोन ग्रीन है जो इंटरमीडिएट क्वालिटी मानी जाती है। टेनमा जानना चाहता है कार्मा स्टोन क्या होता है और सीखता है कि ये एक्सपीरियंस स्टोन होता है। मॉन्स्टर्स या अवेकनेस मारने से कार्मा या एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनते हैं जो लेवल बढ़ाते हैं। कार्मा स्टोन में पहले से वो कार्मा होता है और एब्जॉर्ब करने पर लेवल काफी बूस्ट होता है। सबसे अजीब बात यह है कि कार्मा स्टोन स्टेज के अंदर नेचुरली बना।
मेनू मानता है कि ये टेनमा के गिफ्ट की वजह से हुआ होगा। दोनों चौंक जाते हैं। डिफीटेड एनिमीज का कार्मा विक्टर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेनमा का लेवल 2 डिजास्टर बीस्ट मारने के बाद भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब वो कार्मा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। मेनू का थ्योरी है कि अब तक टेनमा द्वारा कमाया गया सारा कार्मा आसपास के अवेकनेस ने एब्जॉर्ब कर लिया है उसके बजाय। लेकिन स्टेज अलग है। यहाँ कर्मा एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं है और टेनमा खुद अपना कर्मा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो जबरदस्ती स्टोन में सोलिडिफाई हो गया। अगाया को चिंता होती है कि हमारा लड़का स्टैंड स्टिल में फंस गया है क्योंकि वो लेवल अप भी नहीं कर पा रहा। उसका पिता उसे टेनमा से उसकी स्किल के बारे में पूछने से रोक देता है। आखिरकार ये सीक्रेट ही होना चाहिए। वैसे भी मेंडू सजेस्ट करता है कि अगर उसे यूज करना है तो स्टोन बेच दे। पर्सनली वो कुछ समय के लिए 5 कॉन्टिनेंट्स के लीडर्स के साथ मीटिंग में जाने वाला है। तब तक उसकी बेटी टेनमा का ध्यान रखेगी, लेकिन जाने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोड़ जाता है। टेनमा को कहा जाता है कि डिसाइपल होने की बात सीक्रेट रखे और अपनी गिफ्ट की डिटेल्स किसी को न बताए। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये कि उसके लौटने से पहले कम से कम 6 एडवांस स्टेजेस क्लियर करे। और आखिर में टेनमा को उसकी पावर के साथ जो चाहे करने की आज़ादी दी जाती है। रुकी ऑर्डर्स एक्सेप्ट करता है और सीन नॉर्डर्न डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाता है। कुछ अवेकनर्स फ्रस्ट्रेट हैं कि उनकी टर्न होने के बावजूद स्पेस नहीं मिल रही। राजी किनोशिटा के गार्ड्स जगह रिजर्व करने आए हैं और बाकी किड्स को भगा रहे हैं। अवेकनर्स टफ बातें करते हैं। रागी को रिच पैम्पर्ड किड कहकर गिल्ड में रिपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन अपेरेंटली वो ज्यादा ही बोल रहा था क्योंकि वही लड़का अगले ही पल पास की दीवार में उछाल दिया जाता है। इस मसल ब्रूट पर तुरंत बी रैंक अर्थ स्पाइक अटैक होता है, लेकिन 0 डैमेज। उसका चेहरा मेटालिक हो जाता है और ब्लॉन्ड समझ ही नहीं पाता कि जो टेक्निक मॉन्स्टर्स को चीर सकती है वो इस मसल फ्रीक को क्यों नहीं चोट पहुंचा पा रही। बड़ा आदमी उसके दोनों हाथ पकड़कर सिर से जोरदार हेडबट मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। लेवल 7 और लेवल 8 अवेकनर दोनों कुछ कर ही नहीं पाए। ये आदमी टकेरू ओगा है, री की इन्फ्लुएंस के नीचे 4 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक, और ये लेवल 12 मेटल बेंडर भी है। मेटल डिक सबको याद दिलाता है कि जो भी रागी के ऑर्डर्स के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा। वो इन दोनों अवेकनर्स को हटाने भी नहीं देना चाहता। पूरी प्लानिंग है टॉर्चर की। उसका दोस्त टकेरू को थोड़ा होल्ड बैक करने को कहता है क्योंकि लोग देख रहे हैं। अचानक कोई उसे लाइटनिंग स्पीड से ब्लिट्स कर देता है। उसका शरीर लड़खड़ाकर सीधे टेनमा की बाहों में गिरता है। आसपास के लोग टेनमा को कोई लूजर समझते हैं जिसने अपनी मौत खुद लिख ली है। ये आदमी भी उसे इडियट कहता है और रागी के ऑर्डर्स के खिलाफ जाने पर आखिरी वार्निंग देता है। लेकिन टेनमा जानता है कि उसे स्टेज में एंटर करना ही है और टकेरू उसका अकेला ऑब्स्टिकल है। ईडा सिचुएशन हायर अप्स को रिपोर्ट करती है, लेकिन हमारा लड़का अपने तरीके से हैंडल करने वाला है। टीचर के वर्ड्स याद करते हुए कि जो सही लगे वही करो, वो इंजर्ड लोगों को उसके हवाले करता है और लेवल 0 होने के बावजूद मैलेवोलेंट ऑरा छोड़ देता है। टकेरू को यकीन नहीं होता कि लेवल 0 रुकी में उसे कन्फ्रंट करने की हिम्मत है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक अलग तरह का प्रेशर महसूस होता है जिससे वो सोचता है शायद इस किड के पास कोई गिफ्ट है। स्टैट्स पर भरोसा करते हुए टकेरू ब्लाइंडली मान लेता है कि अपर हैंड उसी का है, लेकिन तभी उसे जोर का शॉक लगता है। वो देखता है टेनमा इनसेन स्पीड से ब्लिट्स करता है और उसका पंच सीधे उसके चेहरे को छू जाता है। स्पेक्टेटर्स अचानक चुप हो जाते हैं। रुकी की स्पीड समझ से बाहर है। लकीली टकेरू ने कॉन्टैक्ट से पहले खुद को मेटलाइज कर लिया था, इसलिए चोट नहीं लगती। आर्म्स को मेटल से कोट करके वो हैवी फिस्ट्स बरसाता है। अपोनेंट की स्पीड की तारीफ करता है, लेकिन टेनमा की लैक ऑफ स्ट्रेंथ भी बताता है। हमारा लड़का फुर्ती से इवेट करता है, जानता है कि सुपीरियर अपोनेंट पर सरप्राइज अटैक का मौका वो खो चुका है। अब उसका बेस्ट शॉट थंडर वेव पर भरोसा करना है और उसे और बूस्ट करना है। इसलिए टेनमा बैकग्राउंड में मेटलाइजेशन प्रोसेस एक्टिवेट करता है। मेटलाइजेशन स्किल इतनी डेंजरस है कि मायास्मियस इफेक्ट्स ट्रिगर हो जाते हैं, मतलब अब उसे भी सीरियस होना पड़ेगा। टेनमा समझता है कि नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे, बस टकेरू के फ्लैश को टारगेट करना है सब्सटैंशियल डैमेज के लिए। वो किक वाइंड अप करता है चेहरे पर मारने के लिए, लेकिन टकेरू समय पर ब्लॉक कर लेता है, वीकलिंग की पावर और स्पीड का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन यही टेनमा की स्ट्रैटेजी है। वो अपोनेंट को उसकी मैक्स स्पीड प्रिडिक्ट करने की आदत डाल रहा है ताकि थंडर वेव को और अपग्रेड कर सके। टकेरू पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है जब लाइटनिंग एलिमेंट यूज होता देखता है। इस बार टेनमा स्पीड को इतने इंसेन लेवल तक ले जाता है कि वो दर्जनों पंचेस मारता है और हर एक कनेक्ट करता है। एनालिसिस प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहता है। स्पेक्टेटर्स रियलाइज करने लगते हैं कि ये रुकी मल्टीपल स्किल्स यूज कर सकता है। टकेरू के पास मेटलाइज होने का कोई ओपनिंग नहीं बचता और वो सोचता रह जाता है कि इस रैंक का किड इतनी स्पीड कैसे ला पाया। इतने पंचेस बरसने से वो दूसरों को हेल्प के लिए कमांड भी नहीं दे पाता। ये आदमी कॉर्नर में आ जाता है और लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट में ट्रम्प कार्ड निकालता है। ट्रम्प कार्ड है शर्ट फाड़कर डिमोनिक बैग दिखाना, लेकिन असल में वो फुल शाइनी मोड में जाकर कंप्लीट मेटलाइजेशन कर लेता है। पहली बार उसे इस लेवल तक कॉर्नर किया गया है। उसके सारे मेटालिक पार्ट्स को 50% डिफेंस बूस्ट मिलता है और जब वो मूव नहीं करता तो उस पर और 50% जुड़ जाता है। अब सच में कह सकते हैं इसकी बॉल्स भी टाइटेनियम के हैं। टकेरू इस एवोल्यूशन के लिए ग्रेटफुल है
और रुकी को इजी डेथ देने का इरादा रखता है। डिफेंस लेवल 12 पार करते देख बाकी लोग सोचने लगते हैं कि क्या सेम लेवल पर कोई इसे तोड़ सकता है, लेकिन 1-2 मिनट में ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। टेन्मा कैजुअली बताता है कि तकेरू ने सारे पॉइंट्स डिफेंस में डाल दिए और मैना स्टैट्स भूल गया। तकेरू बाहर से बकवास समझता है लेकिन अंदर से जानता है रुकी सही है। टेन्मा उसे अश्योर करता है कि उसे उसका मैना ड्रेन कराने में इंटरेस्ट नहीं है, वो फाइट इंस्टेंट खत्म करेगा। नीला लोटस स्पॉन होता है, टेन्मा की पावर में एक और एवोल्यूशन लाता है। खूबसूरत लोटस खिलता है। स्पेक्टेटर्स डैजल्ड है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये मेटल डिक को कैसे हराएगा। कंप्लीशन पर टेन्मा को क्लियर ऑब पियर्सिंग ट्रू स्फीयर मिलती है। ये डिफेंस इग्नोरिंग एबिलिटी है जो गारंटीड डैमेज देती है। प्रॉब्लम बस रेंज और स्पीड है। ये बहुत स्लो है इसलिए डॉज करना आसान है। टेन्मा को टाइमिंग परफेक्ट करनी होगी ताकि तकेरू के प्राउड डिफेंस को चीर सके। स्किल एक्टिवेट होते ही टेन्मा के स्टैट्स और बढ़ जाते हैं और वो पियर्सिंग ऑब क्रिएट करता है। इस डिस्टेंस से भी वो कॉन्फिडेंटली अपोनेंट को डॉज करने की चुनौती देता है। स्पेक्टेटर्स चीयर करने लगते हैं, सब सोच रहे हैं वो अब क्या करेगा। पियर्सिंग बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ती है, इतनी छोटी कि उससे हिट होना नामुमकिन लगता है। बॉल इतनी छोटी है कि मेटल डिक खड़े खड़े उसे हेड ऑन लेने को तैयार हो जाता है। टेन्मा के ट्रम्प कार्ड को अंडर एस्टिमेट करते हुए बॉल उसके आर्म से टकराती है और उसके चेहरे पर हॉरर फैल जाता है। उसका आर्म लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है खून के पूल में। टेन्मा ने पहले ही उसे डॉज करने को कहा था। उसने मर्सी दिखाते हुए आर्म को एम किया था। मॉन्स्टर होता तो फेटल एरिया भी चुन सकता था। तकेरू दर्द से चीखता है और टेन्मा क्लाउन्स को ऑर्डर देता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ। वो बेचारगी से उठाकर ले जाते हैं और दिन बच जाता है। टेन्मा क्राउड में हीरो बन जाता है। कई लोग उससे टीम अप करना चाहते हैं स्टेजेस जल्दी क्लियर करने के लिए। हालात इतने खराब हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं उसे पाने के लिए, लेकिन टेन्मा अपनी नई स्किल को एंजॉय करने में बिजी है जिसने तकेरू जैसे डिफेंस मॉन्स्टर को गिरा दिया। ऑब का एक और इफेक्ट है कि जितने ज्यादा हाई डिफेंस टारगेट्स ये मारता है उतनी ही इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। 2 क्लाउन्स उसे टीम्स ज्वाइन करने की भीख मांगते हैं लेकिन वो साफ मना कर देता है, कहता है वो अकेले ठीक है। क्राउड फिर से वही रिएक्शन देता है। उसे फूल कहता है कि सिर्फ तकेरू को हराने से एडवांस स्टेज सोलो करने चला है। इंप्रेशन तेजी से बदलता है और लोग इस साइकोपाथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं। अब नेसेयर्स हट चुके हैं। मीनू की बीटी बताती है कि एडवांस स्टेज के कैलामिटी बीस्ट की डिफेंस तकेरू के बराबर है, इसलिए टेन्मा को मैना केयरफुली मैनेज करनी होगी। टेन्मा चिल है और उसे वरी न करने को कहता है, जिससे वो फ्लस्टर्ड हो जाती है क्योंकि उसकी मौत उसके पिता के लिए ह्यूमिलिएशन होगी। अगाया ये भी बताती है कि स्टोन बीस्ट ग्रुप्स में मूव करते हैं लेकिन डंब होते हैं, इसलिए मैना ड्रेन से फायदा उठाया जा सकता है। ब्रेसलेट साइन ऑफ करता है और टेन्मा नेक्स्ट बिग इवेंट के लिए स्टेज में एंटर करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे ह्यूज रॉक लिजर्ड्स मिलेंगे। सबके स्टैट्स बहुत हाई हैं, पहले वालों से कहीं ज्यादा। कोलोसस स्टैचू फुल स्पीड से चार्ज करता है और टेन्मा पियर्सिंग ऑब निकालता है उनकी हाई डिफेंस शील्डिंग के खिलाफ यूज करने के लिए। लोटस पेटल्स की फेट के आर्चर से रिलेटिविटी नजर आती है। ऑब स्टैचू से टकराकर उसके शरीर में सीधा होल कर देता है और तुरंत किल करता है। इससे ऑब स्पीड में 100% इंक्रीज होता है, जो टेन्मा के लिए हर तरह से बढ़िया है। 3 डरावने स्टैचूज उस पर झपटते हैं, लेकिन वो लाइटनिंग के साथ ब्लिट्स करता है और किलावा एनर्जी में उन्हें पार कर जाता है। 1/3 मैना खर्च करके एक्सप्लोसिव अटैक से तीनों को गिरा देता है, लेकिन फाइट खत्म नहीं होती। 2 और क्रीचर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं। टेन्मा पियर्सिंग ऑब के साथ हॉलो पर्पल जैसा मूव करता है। पहले दोनों स्टैचूज को डॉज कराता है जिससे वो आपस में टकरा जाते हैं, फिर परफेक्ट वैंटेज पॉइंट से मॉन्स्टर्स पियर्सिंग ऑब मारता है। इस बार ऑर्ब और भी तेज है और दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देता है। टेन्मा गिर पड़ता है, मैना 0 होने से थक चुका है। हाल ही में मैना कंस्ट्रेंट्स उसे बहुत परेशान कर रहे हैं और वो मैना रिकवरी स्किल की उम्मीद करता है। ऑब स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचना प्रॉमिसिंग है, लेकिन वो फाइनल मॉन्स्टर को भूल जाता है जो ऊपर से गिरकर लिटरल डिस्ट्रक्शन मचा देता है। मॉन्स्टर गाइगेंटिफिकेशन स्किल यूज कर लेता है, गॉडजिला लेवल थ्रेट बनकर। शेयर साइज ही प्रॉब्लम है, लेकिन टेन्मा लाइटनिंग स्पीड से खुद को संभालता है, फ्लैश की तरह ऊपर नीचे डैश करता है। उसे नहीं पता इतना बड़ा क्रीचर पियर्स होगा या नहीं। टारगेट सिलेक्ट करके वो हेड पर पियर्सिंग ऑब छोड़ता है, लेकिन डिस्टेंस देखकर समझ जाता है कि ऑब छोटा है और डैमेज कम होगा। टाइटैनिक स्टोन स्टैचू अपना फिस्ट घुमाता है। मिड एयर डॉज न कर पाने से टेन्मा को ब्लैक आई स्पैम करके हिट टैंक करना पड़ता है। इंपैक्ट उसे उछालकर पास की वॉल में दे मारता है। फाइट उम्मीद से कहीं ज्यादा टफ है। ओवर मिमेसिस की जरूरत समझकर सिस्टम खुद एनालिसिस स्टार्ट करता है, जिससे टेन्मा के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आता है। सीन री की जगह कट होता है, जहां उसका एजेंट शॉक में रिपोर्ट देता है। वो नॉइज से अनॉयड होता है, लेकिन न्यूज सुनकर चौंकता है। किसी ने तकेरू को हरा दिया और एडवांस स्टेज में एंटर कर गया। ये पैम्पर्ड आदमी गुस्से से भर जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि तकेरू अपने लेवल के साथ कैसे हारा। उसके हिसाब से बस यही एक्सप्लेनेशन है कि लेवल 30 से ऊपर किसी ने हराया होगा, लेकिन ऐसे अवेकनर्स रियल मिशंस में बिजी रहते हैं, वीक अवेकनर्स से खेलने नहीं आते। फैसिलिटी में सब लेवल 10 के आसपास हैं और वॉलमार्ट एसन के लिए ये मानना नामुमकिन है कि लेवल 10 वॉरियर ने तकेरू को हराया। राई खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का इरादा करता है।
उसे लगता है कि अगर अभी निकल पड़े तो सेम लोकेशन पर समय से पहुंच जाएगा। उसका एजेंट भी साइड से कॉशन के साथ आगे बढ़ने की सलाह देता है, लेकिन रूम टेम्परेचर आईक्यू वाला ये इंसान वार्निंग सुनता ही नहीं। रेज इस मूड में है कि जिसने भी किनोशिदा फैमिली से पंगा लिया है उसे पूरी तरह हम्बल करेगा। उधर हमारा लड़का समहाउ सरवाइव कर जाता है और 100% एनालिसिस तक पहुंच जाता है। लोटस की शील्डिंग में सिस्टम जाइगेंटिफिकेशन स्किल की कंप्लीशन मार्क करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि टेन्मा को इस बार कोई नई स्किल नहीं मिलती, बल्कि उसकी पियर्सिंग ऑर्ब लेवल 2 में अपग्रेड हो जाती है, जिससे वो ऑर्ब का साइज एडजस्ट कर सकता है और पैसिव स्पीड इंक्रीज भी डबल हो जाता है। दोनों इफेक्ट्स एक साथ टेस्ट करते हुए टेन्मा अपनी इवॉल्व्ड ऑर्ब एक्टिवेट करता है और ऐसा ऑर्ब बनाता है जो उसका पूरा माना खा जाता है। ये अब तक की सबसे पावरफुल पियर्सिंग ऑर्ब है और लिटरल न्यूक की तरह लॉन्च होती है। ब्रो गोजो की तरह फाइनल किल शॉट के बाद पोज भी कर रहा है, ये सोचते हुए कि कहीं आखिर में ज्यादा तो नहीं कर दिया। स्टोन गोलम की डिफीट उसकी प्रोग्रेस का एक और स्टेप मार्क करती है। ऑर्ब स्पीड अब 7 मीटर्स पर सेकंड तक पहुंच चुकी है और अगर वो स्टेज 2 बार और क्लियर कर ले तो ये कार स्पीड तक पहुंच जाएगी। अब तक जिन पैसिव इफेक्ट्स को वो इग्नोर कर रहा था वही असल में काफी यूजफुल साबित हो रहे हैं। लोटस बर्स्ट उसकी सारी स्किल्स को बेहतर तरीके से यूज करने देता है। मतलब अगर वो लोटस बर्स्ट के पैसिव इफेक्ट को और बफ कर ले तो वो हजारों मीटर्स दूर से मॉन्स्टर्स को स्नाइप कर सकता है। एडवांस्ड स्टेज सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और एक नया रिकॉर्ड सेट होता है, जिससे बाकी अवेकनर्स बिविल्डर रह जाते हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये आदमी लेवल 0 कैसे है, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनती। ऊपर से वो ऐसा लग रहा है जैसे नहाकर निकला हो, कोई इंजरी नहीं, यहाँ तक कि एजिया भी इंप्रेस्ड है और हमेशा की तरह अमेज्ड रहती है। वो उसकी फास्ट कंप्लीशन रेट की तारीफ करती है, लेकिन टेन्मा जानता है ये सब पियर्सिंग ऑर्ब की वजह से हुआ है। अजीब बात यह है कि वो उसके आसपास एक बटरफ्लाई देखता है जिसे जेड बटरफ्लाई कहते हैं। एक गया असल में शिकामी यूजर होती है, लेकिन मैं तो उन कर्व्स में बिजी हूं, बटरफ्लाई से क्या लेना देना। कोई मुझसे कलर मत पूछना। वो उस क्यूट सी चीज से इंटरैक्ट करता है, उसे ब्यूटीफुल कहता है और सीधे एजिया से पूछ लेता है कि रेगुलर अवेकनेस किस तरह की जॉब्स करते हैं। एजिया शॉक्ड हो जाती है कि उसे बेसिक नॉलेज तक नहीं है। जॉब्स 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं और हमारा लड़का अब तक 3 देख चुका है। पहला एलिमेंटलिस्ट, जिनके पास एलिमेंट्स की वाइड रेंज होती है। ये सबसे कॉमन होते हैं और हाईएस्ट कॉम्बैट पावर रखते हैं। उसकी क्लास का फैटी और टीरू भी इसी टाइप के हैं। दूसरा टाइप शिकामी यूजर होता है। हाँ, वही हम मुमीवे जुजित्सु काइजन स्टाइल पर जा रहे हैं। शिकामी अपने मास्टर के साथ जन्म से रहते हैं, इसलिए उसके पास भी एक है। 2 टाइप्स क्लियर करने के बाद वो उससे सवाल पूछने का वेट करती है। टेन्मा शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जेड बटरफ्लाई का लेवल खुद एजिया से भी ज्यादा है और वो उसकी वेटरन स्टेटस पर सवाल उठा देता है। ब्रो ने बिना शुगर कोट किए उसका ईगो तोड़ दिया। एजिया उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि शिकामी हमेशा अपने मास्टर से हायर लेवल होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में टेन्मा का कैलकुलेटिव दिमाग ये सोच लेता है कि फाइट में शिकामी के मास्टर को टारगेट करना बेस्ट रहेगा। इस थॉट से ही उसे टेन्मा की तरफ से नेगेटिव ऑरा का हिंट महसूस होता है और वो डर जाती है। खैर, अब वो बाकी जॉब्स के बारे में सुनने का वेट करता है। तीसरा टाइप एक मिस्टीरियस जॉब है जिसके बारे में बहुत कम इन्फो है। वही जॉब टेन्मा की है जिसे ऑर्डरर कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस टाइप के हर इंसान की एबिलिटीज अलग होती हैं। ब्लू लोटस वाला टेन्मा उन अवेकनर से अलग है जो साइज शिफ्ट या शैडो क्लोन्स बना सकते हैं, क्योंकि नारुतो भी यहाँ मौजूद है। हर जॉब कैटेगरी की स्किल्स C से S रैंक तक 4 पिरामिड्स में रैंक्ड होते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्रेकर्स को Z कैटेगरी स्किल्स दी जाती हैं, क्योंकि ये क्लास अपनी यूनिक एबिलिटीज की वजह से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट होती है। और जैसे ही अपोनेंट किसी ऑर्डर ब्रेकर की एबिलिटी समझ लेता है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज खत्म हो जाता है। यही वजह है कि मिन्नी उसके फादर ने गेहा से टेन्मा की एबिलिटीज के बारे में पूछने से रोका था। टेन्मा ऑर्डर ब्रेकर्स में भी इर्रेगुलर है, क्योंकि पर्सनल कॉन्फर्मेशन से उसने उसे 3 अलग स्किल्स यूज करते देखा, जिनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट रिलेटेड थीं। टेन्मा थोड़ा अनॉयड होने लगता है कि वो बार बार उसी की बात कर रही है, इसलिए वो सीधे चौथे जॉब के बारे में पूछता है जिसे उसने अब तक नहीं देखा। एजिया इस पर एक शब्द भी बोलने से मना कर देती है और इसे उसकी पनिशमेंट बताती है, क्योंकि वो खुद सब कुछ छुपा कर रखता है। जाने से पहले एजिया उससे आगे के प्लान्स पूछती है और जानती है कि टेन्मा सेम एडवांस्ड स्टेज को बार बार क्लियर करने वाला है। वो उसे याद दिलाती है कि स्टेजेस का कूल डाउन होता है, कम से कम 2 दिन तक वो दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएगा। कूलडाउन्स का होना सच में बड़ा हिंड्रेंस है और उसने ये सोचा ही नहीं था। इसी वजह से राय उन्हें अपने लिए रखता है। अब जब पियर्सिंग ऑर्ब अपग्रेड नहीं हो सकती तो टेन्मा सोचता है कि कम से कम लोटस बर्स्ट अपग्रेड कर ले, इसलिए वो ज्यादा डिजास्टर बीस्ट्स वाले स्टेज के बारे में पूछता है। वॉलमार्ट माकी जेनिन को एक स्टेज याद आता है। लेवल ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स की गिनती बेहिसाब है। जायंट लोकस का स्वॉर्म है, कम से कम 100। बिना वाइड रेंज स्किल के ये स्टेज नाइटमेयर है, इसलिए वो उसे वॉर्न करती है।
लेकिन उसे नहीं पता कि टेन्मा के पास एक्सप्लोसिव डेटोनेशन स्किल लोटस बर्स्ट पहले से है। वो सारी वार्निंग्स इग्नोर करता है और बाकी लोग शॉक में हैं कि वो लोकस्ट स्टेज कॉन्कर करने की प्लानिंग कर रहा है। सब ऑलरेडी डर रहे हैं कि रीगी बदला लेने आने वाला है और उससे पहले निकलना चाहते हैं। उसी कमबैक की बात करें तो वो भी उसी जगह पहुंच जाता है, लेकिन रियलाइज करता है कि टारगेट दूसरी लोकेशन पर निकल चुका है। इतने कम समय में स्टेज क्लियर होना विश्वास से बाहर है। रीगी का खून खौल उठता है और उसे लगता है ये मिस्टीरियस ऑफेंडर जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। वो एजेंट्स को माना ट्रीफोस ढूंढने और हाउंड नाम के किसी इंसान से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। वो टेन्मा को जिंदा चाहता है ताकि खुद उसे हेल जैसी टॉर्चर का स्वाद चखा सके। ब्रो खुद को बहुत टफ समझ रहा है। कहीं और एक पुअर अवेकनर मुश्किल से अपनी जान बचा रहा है। उसका पीछा हाउंड कर रहा है जो रीगी का सबऑर्डिनेट है। एस्केप जुत्सु यूज करने के बाद भी वो उस गेपिंग वाइल्ड बीस्ट से नहीं बच पाता। क्रीचर उसे मुंह में फाड़ लेता है, जबकि रीगी का दूसरा एजेंट उसे रिट्रीव करने आता है। वैसे वो आदमी अभी जिंदा ही है और पूछ रहा है कि उन्होंने उसे ट्रैक कैसे कर लिया। ये पेटगॉग वाली चीज की स्मेल बहुत तेज है, हर टारगेट को आसानी से ढूंढ लेती है। ये आदमी चार्ल्स द हाउंड है और रीगी की तरफ से टारगेट एलिमिनेट करने आया है। बेचारा आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चार्ल्स बेरहमी से वुल्फ को उसका मांस खाने देता है। उसकी मौत के बाद उन्हें आखिरकार लेवल अप मिलता है। चार्ल्स मिशन स्टेटस रिपोर्ट करता है, किल कंफर्म करता है, लेकिन टीरो की हैवी इंजरीज की खबर सुनकर शॉक हो जाता है। इसे इंपॉर्टेंट मानते हुए वो रीगी की लोकेशन सिग्नल करता है। नए प्रे की खबर से खुश होकर टेन्मा स्टेज के पास पहुंचता है और सोचता है कि इतने सारे लोकस्ट यहाँ क्यों हैं। एजिया उसे पूरा इडियट मानती है, लेकिन टेन्मा कॉन्फिडेंट होकर स्टेज में एंटर करता है। वो सोचती है कि क्या उसकी बातें काफी होंगी और तभी रियलाइज करती है कि वो एक जरूरी डिटेल भूल गई। लोकस्ट्स इन्फिनिट बार स्पॉन होते हैं जब तक बॉस मारा न जाए। इस बड़ी गलती को समझकर एजिया स्टेज में घुसकर वॉर्न करना चाहती है, लेकिन उसे एक ऑमिनस प्रेजेंस महसूस होती है। ये चार्ल्स द हाउंड है जो डेविलिश आंखों से उसे घूरता है और किसी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करता है। सीन कट होकर टेन्मा के स्टेज एक्सपीरियंस पर जाता है। हाथ क्लैप करके वो मजाक में उन अनोइंग बग्स को जगाता है ताकि बार बार मार सके। उनका लेवल बेहद पथेटिक है, सिर्फ लेवल 1, लेकिन क्वांटिटी इसे वर्थ बनाती है। 100 से ज्यादा लोकस्ट्स आसमान ढक लेते हैं। टेन्मा लोटस बर्स्ट कास्ट करता है और साथ ही ब्लैक आइस आर्मर से खुद को गार्ड करता है। उसका गोल है कि ये सारे कीड़े उसे चारों तरफ से घेर लें और कॉन्फिडेंस आते ही डेटोनेट करे। परफेक्ट मूवमेंट पर लोटस बर्स्ट एक्टिवेट होता है और सारे बग्स एक साथ उड़ जाते हैं। अटैक के एंड तक सब डेड मीट हैं और लोटस बर्स्ट लेवल 2 में इवॉल्व हो जाता है। रेंज अब 16 मीटर्स तक बढ़ जाती है, जो पहले से डबल है। टेन्मा सोचता है कि इतने वीक मॉन्स्टर्स इजी पॉइंट्स देंगे क्योंकि उसकी स्किल्स में माना बेरली खर्च होता है। अगर वो 10 बार और 100 लोकस्ट्स हर बार मार ले तो स्किल 1000% अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि इस स्टेज का भी कूलडाउन होगा और उसकी खुशी खत्म हो जाती है। टेन्मा ब्रेसलेट चेक करता है। स्टेज क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं आता, बल्कि बॉस मॉन्स्टर स्किल मीट्रियाक्स विल डिटेक्ट होती है और एनालिसिस ट्रिगर हो जाता है। चारों तरफ देखने पर वो देखता है कि मरे हुए लोकस्ट्स किसी वॉटेक्स में खिंच रहे हैं। टेन्मा डिस्टेंस बना लेता है और सोचता है कि क्या ये बॉस की स्किल है। गार्ड डाउन करना उसकी गलती थी। इवॉल्व करना अच्छा है, लेकिन मेन इशू ये है कि उसे बॉस की लोकेशन नहीं पता। बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि स्वॉर्म को मारता रहे जब तक बॉस खुद सामने ना आ जाए। लोटस बर्स्ट फिर एक्टिवेट होता है और एक और एक्सप्लोजन स्वॉर्म को साफ कर देता है। रेंज 16 मीटर्स तक बढ़ जाती है। दूसरी वाइप आउट के बाद भी बॉस नहीं आता और वही डेड लोकस्ट्स फिर रिस्पॉन हो जाते हैं, एंडलेस स्वॉर्म बनकर जो गिरने का नाम नहीं लेता। टेन्मा सिर्फ 9 और डेटोनेशंस ही कर सकता है। तीसरी बार हाथ बढ़ाकर वो कसम खाता है कि हर बार लौटने पर उन्हें खत्म करेगा। तीसरा एक्सप्लोजन फिर से 100 की किल स्ट्रीक देता है। वो डेटोनेशंस करता रहता है जब तक रेडियस 54 मीटर्स तक नहीं पहुंच जाती। अब उसके पास सिर्फ एक शॉट बची है, लेकिन बग्स अब भी रिस्पॉन हो रहे हैं। स्वॉर्म फिर उठता है और टेन्मा पैनिक महसूस करता है क्योंकि माना खत्म होने वाला है और बॉस से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। स्टेज से भाग सकता है, लेकिन उसका ईगो उसे क्विट नहीं करने देता। आखिरी बार वो स्वॉर्म को मैसेकर करने का ऐलान करता है। लोटस बर्स्ट उसकी अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्लोजन करता है जो उसे पूरी तरह थका देता है, लेकिन स्वॉर्म फिर से उठ खड़ा होता है। एनालिसिस अभी भी कंप्लीट नहीं हुई और उसी पल उसे समझ आता है कि उसने सच में बड़ी गलती कर दी है क्योंकि क्वीन के पास इन्फिनिट ब्रीडिंग एबिलिटी है। इसका मतलब जीतने का बस एक ही तरीका है, उसे मारना। लेकिन 0 मैना पॉइंट्स के साथ वो ये कैसे करेगा? लकीली उसकी एनालिसिस रेट पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। उसे लोटस डोमेन में लपेटते हुए क्वीन की स्किल को अडैप्ट कर लेती है। टेन्मा एक नई डिटेक्शन स्किल एक्वायर करता है जो चीट कोड पैसिव इफेक्ट के साथ उसकी एबिलिटी को काउंटर करती है। ये इतनी पावरफुल है कि वो जानबूझकर बॉस को जिंदा छोड़कर लोकस्ट को जितनी बार चाहे फार्म कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली एगिया उसका इंतजार कर रही है, इसलिए उसे जल्दी सब खत्म करना होगा। स्किल्स एक्टिवेट होते ही उसकी सेंसरी एबिलिटी शार्पन हो जाती हैं। आसपास के एरिया को मैप करती हुई टारगेट ढूंढने लगती हैं। डिटेक्टर क्वीन के सिग्नल्स को जमीन के ठीक नीचे पिक कर लेता है और टेन्मा को बस यही चाहिए था। नेक्स्ट वो हॉलो पर्पल काफ करता है, गोजो की स्वैग फिर से चुराते हुए, और अनोइंग क्वीन को खत्म करने के लिए रिलीज करता है। पियर्सिंग ऑफ जमीन के अंदर रास्ता बनाता हुआ क्वीन को मजबूर करता है कि वो बाहर आए, जहां वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और यहीं हमारा लड़का स्लैशिंग बैक शॉट से उसे खत्म कर देता है।
क्वीन की डिसमेंटल होते ही स्वॉर्म कियोस में चला जाता है, लेकिन हमारा लड़का खुशी खुशी सबको उसके साथ हेल भेज देता है। फाइनल डेटोनेशन सब कुछ रैप कर देता है और लोकस स्वॉर्म को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। रेंज 65 मीटर तक बढ़ जाती है। स्टेज ने उसे ढेर सारे स्किल बूस्ट दिए और तेनमा बाद में इसे रीयूज करके अपनी रेंज और इवॉल्व करना चाहता है। 17 मिनट्स का नया रिकॉर्ड अचीव करते हुए वो स्टेज से बाहर निकलता है। एगिया की कंडीशन को लेकर वरिड, लेकिन ये भी सोचता है कि कहीं वो उसे डिच ना कर दे। तेनमा को उसकी ऑकवर्ड साइड सच में पसंद है, लेकिन बाहर आते ही वो उसे कट से भरी हुई और चार्ल्स द्वारा चोक होते देखता है। तेनमा का सेफ बाहर आना हाउंड के लिए प्रूफ है कि यही वो लड़का है जिसे उसका मास्टर ढूंढ रहा था, और हाँ, वन पीस रियल है। गुस्से में तेनमा उसे धमकाता है कि उसके हाथ उससे हटाए वरना वो उसे मार देगा। चार्ल्स को लगता है लेवल 0 रुकी बहुत कॉकी है, और उसी पल हमारा लड़का उसके सामने स्पॉन हो जाता है उसे मारने के लिए। चार्ल्स वुल्फ शिकिगामी समन करता है अटैक ब्लॉक करने को। क्रीचर हिट टैंक कर लेता है और ओवर में मिसेस फिर किक इन करता है। तेनमा तुरंत समझ जाता है कि वो शिकिगामी यूजर से डील कर रहा है। चार्ल्स सिचुएशन एनालाइज करता है और सामने वाला फाइटर हाई स्पीड से मैन्यूवर कर रहा है। साफ दिखता है तीरू ये फाइट क्यों हारा, लेकिन चार्ल्स के पास लेवरेज है। लड़की को हॉस्टेज बनाकर तेनमा उसकी जान को लेकर डरता है और डिस्ट्रैक्शन में शिकिगामी उसके चेहरे पर झपटता है। बाइट फोर्स ऑफ डेथ का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि ये हाई डिफेंस स्टैट्स वाले एनिमी को भी क्रश कर सकता है। चार्ल्स शॉक में देखता है कि तेनमा की बाँ को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक आइस स्पाइक्स एरप्ट हो जाती हैं। तेनमा दूसरे हाथ से लीथल किल शॉट चार्ज करता है। पियर्सिंग स्फीयर एक ही हिट में शिकिगामी को अनाहिलेट कर देती है। अब जबकि उसने डेथ को मार दिया है, अगला टारगेट चार्ल्स है, जो डील करना आसान होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड अवेकनर समझ जाता है कि रुकी शिकिगामी यूजर के रीस्पॉनिंग इफेक्ट से अनजान है। डेथ के पास बी रैंक एबिलिटी रीस्पॉन डिजायर है, जो रीस्पॉन टाइम को बहुत कम कर देती है। तेनमा डिस्ट्रैक्टेड है तो क्रीचर शार्प टीथ के साथ अटैक करता है, लेकिन कोई वरी नहीं क्योंकि मोनोसेंस पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था। तेनमा आसानी से रिटेलिएट करता है और मॉन्स्टर को फिर रोक देता है। उसकी एनालिसिस स्किल धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अगर लोटस चार्ल्स के सामने स्पॉन हो गया तो उसे एबिलिटी की फ्री इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चार्ल्स मेंटली टूट रहा है ऐसे आदमी से डील करते हुए जिसके पास इमेंस स्पीड, स्ट्रेंथ और ढेर सारे हैक्स है। उसका एकमात्र लेवरेज एगिया है, इसलिए वो उसे चोक करता है और तेनमा के सामने मारने की धमकी देता है। तेनमा बिना लोटस स्पॉन की एनालिसिस कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन चीजें अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। कंप्लीशन के साथ उसे काउंटर स्किल शिकिगामी ईटर मिलती है, एक यूनिक पावर जो एक बार टच करने पर दूसरे यूजर के शिकिगामी का कंट्रोल ले सकती है। ये एक्सीलेंट काउंटर है, लेकिन क्योंकि उसने जानबूझकर लोटस स्पॉनिंग इफेक्ट कैंसिल किया, उसे ऑटो रिकवरी नहीं मिली। यही इसकी कीमत है। अच्छी बात यह है कि वो अभी इंजर्ड नहीं है, इसलिए जरूरत भी नहीं। पहले वो अप्रोचिंग मॉन्स्टर पर शिकिगामी ईटर टेस्ट करता है। एसेंस एक्टिवेट करके वो शिकिगामी के सिर पर हाथ मारता है, कंट्रोल की स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट करता है और क्रीचर को जबरदस्त स्पीड से दूर किक कर देता है। चार्ल्स अपना मॉन्स्टर फिर से ऑब्लिटरेट होते देखता है और उसे यूजलेस मट कहता है। वो एगिया की गर्दन तोड़ने की धमकी देता है, लेकिन इस हालत में उसे खुद की भी परवाह नहीं। तेनमा एब्सोल्यूट सिनेमा स्टाइल में हाथ उठा देता है उसकी जान बचाने के लिए। चार्ल्स खुश होता है कि किड ओबीडियंट बन रहा है, लेकिन तेनमा के दिमाग में सवाल है कि आखिर उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। चार्ल्स सोचता है वो डम एक्ट कर रहा है कि वही सब इंस्टिगेट कर चुका है। वो मिशन डिटेल्स बता देता है। राई मिस्टीरियस अवेकनर द्वारा एडवांस्ड स्टेजेस छीने जाने से पिस्ड है, इसलिए उसने चार्ल्स को रिक्रूट किया। तेनमा को राई का नाम फिर से सुनकर इरिटेशन होती है। उसे लगता है दोनों को प्राइवेट बात करनी चाहिए। चार्ल्स कहता है वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि वो अपने पेट डॉग से उसकी टांगे कटवाएगा और इस बार डिफेंसिव आइज यूज किया तो वो गिया की गर्दन तोड़ देगा। वो मॉन्स्टर को टॉर्चर का ऑर्डर देता है, ये जाने बिना कि टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। क्रीचर अपने फॉर्मर मास्टर को काट लेता है। गिया को तेनमा की थंडर वेव स्पीड से सिक्योर कर लिया जाता है। हंटर समझ नहीं पाता शिकामी उस पर क्यों अटैक कर रहा है। तेनमा अपने नए पेट की तारीफ करता है, लेकिन आघा के साथ जो किया उसका जस्टिस अभी बाकी है। हंटर हंटेड बन जाता है, मर्सी की भीख मांगते हुए राई को हंट करने का ऑफर देता है। तेनमा उस शिटी प्रपोजल पर हंसता है, जबकि चार्ल्स साइकोटिकली आखिरी अटेम्प्ट करता है। ब्लेड तेनमा की साइड को छू जाती है और वो अपने पेट को सिग्नल देता है कि चार्ल्स को उसी तरह मारे जैसे उसने आघा को टॉर्चर किया था। शिकामी उसे घूरता है और डेथ अपना जबड़ा खोलकर चार्ल्स की जिंदगी खत्म कर देता है। तेनमा को सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी दौरान वो छिपकर फाइट देख रहे इंसान को बाहर आने को कहता है। स्पाई खुद को रिवील करता है, लेकिन तेनमा अभी भी ब्लड लस्ट मोड में है और पूछता है क्या वो भी चार्ल्स से एफिलिएटेड है। आदमी घबराकर मना करता है, लेकिन तेनमा के पास टाइम नहीं है। वो डेथ को फिनिश करने और वापस आने का ऑर्डर देता है। शिकारी चार्ल्स को डिवावर करता है और फेड हो जाता है। इवन बजर्क डॉग भी तेनमा के कमांड्स ओबे करता है। ब्लॉन्ड फेलो ऑफ कॉन्फिडेंट है कि तेनमा उसकी मदद कर सकता है। इबेरिया अपना नाम बताता है और तेनमा की सिक मूव्स की तारीफ करता है। वो जानता है कि तेनमा ने टकारू को गिराया था,
और कर्मा स्टोन्स और वेपन्स के बदले प्रपोजल देता है। टेन्मा सब रिजेक्ट करके चला जाता है। कोई भी अवेकनर वो नहीं कर सकता जो उसने अभी किया। रिवॉर्ड्स सिचुएशन के हिसाब से फिट होते हैं। ब्लेड अवेंजर के लिए, मेडिसिन इंजर्ड के लिए। ये थॉट इबेरिया के दिमाग में स्पार्क करता है। उसे परफेक्ट रिवॉर्ड समझ आ जाता है। वो जानता है टेन्मा अभी स्पीड ब्लिट्स नहीं कर सकता क्योंकि आघा इंजर्ड है और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर सकती है। दर्द को रेमेडी करने के लिए इबेरिया हीलिंग आइटम निकालता है, मिस्टिकल स्क्रोल जो टेन्मा को रोक लेता है। वो मुड़ता है, चेहरे पर रिलीफ साफ दिखता है। ये आइटम उसकी जान बचा सकता है। वो उसे लिटाते हैं और मटेरियल से रैप करते हैं। आर्टिफैक्ट शैडो और वुड स्पिरिट क्लैंस के 2 मटेरियल से बना रेयर आइटम है। रूकी को आर्टिफैक्ट का मतलब नहीं पता, तो इबेरिया समझाता है। ह्यूमैनिटी के मॉडर्न वेपन्स क्रीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने बेकार हैं, खासकर गन्स। क्राफ्टर्स मोनोलिथ या डिजास्टर बीस्ट पार्ट से वेपन्स फॉर्ज करते हैं। इन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। इनकी 4 रेयरिटी क्लासेस हैं: कॉमन, रेयर, एपिक, यूनिक। कॉमन बेसिक वेपन्स होते हैं, रेयर स्टैट्स बूस्ट करते हैं, एपिक स्पेशल इफेक्ट्स देते हैं और हाईएस्ट यूनिक क्लास यूनिक स्किल्स के साथ आता है। क्राफ्टर्स फाइटर्स जैसे नहीं होते लेकिन बहुत रेयर है। अवेकनर्स हमेशा उनके एहसान में रहते हैं। टेन्मा समझ जाता है कि इबेरिया का पिता क्राफ्टर है और साधारण नहीं। 5 कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ 10 यूनिक आर्टिफैक्ट्स बने हैं और उसके पिता ने उनमें से 3 बनाए हैं। आर्टिजन किंग ऑफ द नॉर्थ कहलाते हैं, लेकिन टेन्मा को फर्क नहीं पड़ता। वो चार्ल्स से मिली क्रॉसबो इंस्पेक्ट करता है। ये भी आर्टिफैक्ट है। इबेरिया शॉक्ड है कि इतनी कहानी के बाद भी उसे उसके पिता में इंटरेस्ट नहीं। रेयर आर्टिफैक्ट है, एमो नहीं है, लेकिन कुछ वेपन्स खुद एमो जनरेट करते हैं। वेपन हवा में गायब हो जाती है। ये सोल बाउंड आर्टिफैक्ट्स की क्वालिटी है जो सब स्पेस में लौट जाते हैं। टेन्मा ये जानकारी नीट मानता है और आघा की जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। फ्यूचर फेवर्स के लिए इंडेटेड रहता है और राय को खुद हैंडल करने का इरादा रखता है। इबेरिया इसे रेकलेस मानता है, लेकिन टेन्मा आर्ग्यू नहीं करता। दोनों का टारगेट एक ही है। इबेरिया सेवियर अलायंस टूर्नामेंट क्वालिफायर्स में टीम अप का सुझाव देता है। टेन्मा टूर्नामेंट याद करता है जहां सिर्फ टॉप 10 क्वालिफाई करते हैं, इसलिए वो एडवांस्ड स्टेजेस स्पैम कर रहा था। इबेरिया बताता है क्वालिफायर्स कॉन्टिनेंट्स वाइज होते हैं और राय अपने बड़े भाई के साथ पार्टिसिपेट करेगा। अगर टॉप 10 में नहीं आए तो किनोशिडा फैमिली बदनाम होगी, इसलिए वो स्टेजेस कंट्रोल कर रहा है। टेन्मा पूछता है इतनी मदद क्यों? इबेरिया कहता है वो उसे एडमायर करता है और इंस्टिंक्ट पर भरोसा है कि दोनों पास करेंगे। इबेरिया बताता है वो बचपन से पिता को क्राफ्ट्स बनाते देखता आया है। उसका सपना अवेकनर बनकर उन्हीं टूल्स से मॉन्स्टर्स से लड़ना है। दुर्भाग्य से अवेकनिंग के बाद भी आइबेरिया के पिता ने उसे कोई प्रॉपर आर्टिफैक्ट बनाने से मना कर दिया और उसे अपनी क्राफ्ट के लायक नहीं बताया। चाहे शुरुआत कितनी भी लंबी और थकाने वाली क्यों ना हो, वो आदमी बिल्कुल नहीं डगमगाया और अपने बेटे से साफ कह दिया कि अगर हथियार चाहिए तो क्वालिफायर्स पास करके दिखाओ। इसी वजह से आइबेरिया के अंदर किसी भी हाल में इनिशियल क्वालिफायर्स क्लियर करने की जबरदस्त चाह है। ये सब सुनकर टेन्मा समझ जाता है कि क्राफ्टर के बेटे के साथ टीम बनाने के लिए पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी होगी, तो फिर उसने एक लेवल 0 लड़के को ही क्यों चुना? असल में मास्टर आर्टिजन ने एक कंडीशन रखी थी कि अगर आइबेरिया किसी ओवरपावर्ड टीममेट के सहारे आगे बढ़ा तो वो उसे कुछ भी नहीं देगा। बेसिकली उसका बाप वही स्ट्रिक्ट एशियन डार्क टाइप है, एक्सपेक्टेशंस बहुत और शॉर्टकट्स बिल्कुल 0। एक और दिक्कत यह है कि मजबूत कंटेस्टेंट्स पहले ही रेज के कांटेक्ट में जा चुके हैं और या तो अकेले हैं या प्री मेड पार्टीज में। चूंकि आइबेरिया के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए टेन्मा ही उसकी बेस्ट बेट है। वही टेन्मा जिसने तकारू जैसे ताकतवर को मिटा दिया और अभी अभी चार्ल्स को भी हरा दिया। आखिरकार ढेर सारे सवालों के बाद टेन्मा टीम अप करने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी पहली चिंता आहा को हॉस्पिटल पहुंचाने की होती है। आइबेरिया इतना खुश है कि वो तुरंत टीम नेम डिसाइड करने लग जाता है और लगातार अलग अलग नाम बोलता रहता है। वो सच्चा होमी है, बस चुप रहना नहीं जानता। पुराने स्कूल दोस्तों को याद करते हुए टेन्मा सोचता है कि क्या रेमू और साया भी क्वालिफायर्स में हिस्सा लेंगे। अगली सीन में रेमू बिना वजह छींक देता है और मान लेता है कि उसका दोस्त टेन्मा उसे याद कर रहा होगा। वही नाम सुनकर साया सच में टेन्मा की हालत को लेकर चिंतित हो जाती है और उम्मीद करती है कि वो ठीक होगा। रेमू उसे छेड़ता है कि उसे टेन्मा से फीलिंग्स है, जिस पर वो अपनी वाटर एबिलिटी से उसे मार देती है। रेमू उसे चीप शॉट बोलकर चढ़ाता है, लेकिन उसके हिसाब से स्पारिंग में स्नीकी अटैक्स मायने नहीं रखती, बस ओपनिंग होनी चाहिए। दूर से उन्हें देख रहा है उनका मास्टर, एक साइबॉर्ग जो क्वालिफायर्स के लिए उन्हें पूरी तरह ट्रेन करने पर तुला हुआ है। साया पहले ही लेवल 11 पर पहुंच चुका है, जबकि रेमू लेवल 10 पर अटका है। दोनों एलिमेंटलिस्ट्स हैं और जल्द ही दूसरे अवेकनर से भिड़ना चाहते हैं। सीन फिर रे के चेहरे पर कट होती है, जो इस बात से चिढ़ने लगा है कि हाउंड ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया। उसे ये सब यूजलेस लगते हैं। एजेंट सर्च पार्टी भेजने की सलाह देता है, लेकिन रे को परवाह नहीं है। उसके लिए क्वालिफायर सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर वो इस साल फेल हुआ तो उसका बाप उसे नहीं छोड़ेगा।
वैसे भी इस बंदे ने पहले ही करीब 800 कंटेस्टेंट्स खरीद लिए हैं, सब लेवल 5 या उससे ऊपर के हैं। रायगी को ये बात पसंद आती है कि उसका एजेंट बाकी सबसे ज्यादा रिलायबल है और वो आखिरी स्टून कंज्यूम करके अपने स्टैट्स बढ़ा लेता है। अब वो एवरेज लेवल 12 पर खड़ा है, खुद को टॉप डॉग समझता है और लाइटनिंग उसका एलिमेंट है। अगली सीन में टेन्मा अपने मास्टर से एक आया को वक्त पर ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। नॉर्दर्न कमांडर रे को आसानी से मार देने का ख्याल करता है, लेकिन टेन्मा ऐसा नहीं चाहता और उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है। मेंडू समझ जाता है और बाद में डिटेल्स पूछने में इंटरेस्ट दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ आइबेरिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नॉर्दर्न कमांडर टेन्मा के साथ बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार कर रहा है। उसी दौरान टेन्मा क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में एंटर करने की इच्छा जाहिर करता है और कमांडर उसे मंजूरी दे देता है। आयजा अब ठीक दिख रही है, उसकी बटरफ्लाई ने उसे हील कर दिया। आइबेरिया ने भी एक रेयर आर्टिफैक्ट से मदद की जिसने नॉर्दर्न कमांडर की नज़र में उसे खास बना दिया। मेंडू को लड़के का क्राफ्ट्समैन से रिश्ता पता चलता है जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा निकलता है। आइबेरिया अपने पिता की डिग्निटी बनाए रखने के चक्कर में बड़ी कूल ऑरा के साथ डिक्लेरेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से खुद को एडन का फादर बता देता है। हाँ, सही सुना तुमने, इस बेवकूफ ने पूरा सेंटेंस ही बिगाड़ दिया, जिससे 3 लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और वो खुद बुरी तरह एम्बैरेस्ड हो जाता है। नेगेटिव ऑरा के बावजूद मेंडू खुश है कि बच्चे ने उसकी बेटी को बचाया और टूर्नामेंट के बाद आइबेरिया के पिता को प्रॉपर रिस्पेक्ट देने का इरादा रखता है। क्वालिफायर्स करीब हैं, इसलिए वो दोनों को ट्रेनिंग की सलाह देता है क्योंकि उससे काफी उम्मीदें हैं। टेन्मा और आइबेरिया जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, जबकि आयजा अपने पिता की टेन्मा में बढ़ती दिलचस्पी देखकर हैरान है। टेन्मा की बात यह है कि उसके बचपन का ट्रॉमा बैटमैन लेवल का है, इसी वजह से वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ बिल्कुल बेरहम है, लेकिन जिन लोगों की उसे परवाह है उनके सामने वही अंधेरा इंपल्स कमजोर पड़ जाता है। यही एक और वजह है कि मेंडू चाहता है उसकी बेटी उसके साथ रहे, ताकि टेन्मा किसी ऐसे इंसान में बदले जिसे वो बचाने लायक समझे। इसके अलावा याद है वो स्केलेटन सोल्जर जो शुरुआत में टेन्मा के स्कूल में आया था? वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पूरी तरह प्लान्ड अटैक था। इंसानों के बीच ट्रेटर्स बढ़ रहे हैं और दूसरे कमांडर्स पर भी हमले हो चुके हैं। मेंडू को पूरा भरोसा है कि ह्यूमैनिटी अब भी डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन टेन्मा वही फोर्स है जो इस गिरावट को रोक सकता है और सबके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है। आखिरकार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल 4 पहुंचते हैं। टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। टेन्मा को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग होंगे, लेकिन मेंडू की मौजूदगी ने ही इतनी भीड़ खींच ली और पार्टिसिपेंट्स की संख्या 5000 तक पहुंच गई। ये रागी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब उसके अंडर काम करने वाले लोग कम हो गए हैं, लेकिन उसका एजेंट इसे बड़ी बात नहीं मानता। उसने पहले ही अपने लोगों की पहचान के लिए रेड बैंड्स बंधवा दिए हैं। सिया और रीमो को भी ये अजीब लगता है। मेन सुपरवाइजर की भूमिका में साउरू सुजीवारा रूल समझाना शुरू करता है। एरिया 2 हिस्सों में बटा है, एक्सटर्नल और इंटरनल अरीना। पहला स्टेज एक्सटर्नल रीजन के 4 टावर्स से शुरू होगा। कंटेस्टेंट्स को लड़ते हुए इंटरनल रीजन तक पहुंचना होगा। जैसे ही कोई अंदर घुसेगा, उसका रैंक रिकॉर्ड होकर ब्रेसलेट पर दिखेगा। 5000 में से सिर्फ टॉप 500 ही आगे बढ़ पाएंगे। सिया को चिंता होती है कि पहले राउंड में ही करीब 4500 लोग बाहर हो जाएंगे। हर कंटेस्टेंट 2 वेपन्स या टूल्स कैरी कर सकता है, कुछ भी चलेगा। आइबेरिया रे की तरफ इशारा करता है, जो अपने खरीदे हुए अवेकनर्स के पीछे छिपा है। उसे पता है ये आदमी पार्टिसिपेंट्स खरीद कर ब्लिट्स करने वाला है, ताकि सबसे पहले अंदर पहुंचे। लेकिन उसकी बात अनसुनी करते हुए टेन्मा बिना डरे 4 आंखों वाले केचप बाल स्टिक मैन के पास चला जाता है। फर्स्ट स्टेज शुरू होते ही एग्जामिनर फुजीवारा को युवाओं से काफी उम्मीद होती है। एक हॉटर वर्जन ऑफ तोजी सोचता है कि क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। इस आदमी की हाइट और स्टैट्स अब तक रिवील नहीं हुए। पहले वो और जिन ही अकेले थे जिन्होंने कंपटीशन को चल दिया था। हीन को उम्मीद है कि अवेकनर्स में भी कोई ऐसा जीनियस निकले जो सबको चौंका दे, लेकिन ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते, इसलिए फुजीवारा की उम्मीदें कम हैं। हीन को एक अफवाह याद आती है कि अवेकनिंग के तुरंत बाद किसी लड़के ने लेवल 8 मॉन्स्टर को हरा दिया था और वो मेन्यू से पूछता है। नॉर्दर्न कमांडर इसकी पुष्टि करता है, जिससे सवाल उठता है कि क्या वही लड़का टूर्नामेंट में भी है। फुजीवारा क्यूरियस हो जाता है और स्कूल की लिस्ट देखता है। रीमो और साया उसके गेसेस से बाहर हो जाते हैं और बचती है हाना हानो, एक वुड स्पेशलिस्ट लेवल 16 के साथ। वो प्रोडिजी लगती है, लेकिन मेन्यू की चुप्पी बता देती है कि जवाब गलत है, भले ही हानु टॉप रैंक हो। फुजीवारा मजे से पूछता है कि क्या कोई लेवल 0 भी है। हर साल कम से कम एक ऐसा होता है जो कंपटीशन में पिस जाता है। लेवल 0 की बात पर रागी रुकी का मजाक उड़ाता है, ये जाने बिना कि वही लड़का उसके 2 बॉडीगार्ड्स को हरा चुका है। जैसे ही टेन्मा चार्ल्स का क्रॉसबो निकालता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। टेन्मा समझ जाता है कि ये जोकर उसे ढूंढ रहा था। रे उसके टोन से चिढ़ जाता है
और उसे रेज बेटर समझकर अपने आदमी को इशारा करता है। राय कूदकर इंटरनल रीजन की तरफ भागता है। अब टेन्मा चारों तरफ खुद से ऊंचे लेवल वाले लोगों से घिरा है। हीन समझ नहीं पाता कि लेवल 0 इतने लेवल 6 और 7 को कैसे चैलेंज करेगा। आइबेरिया को भी हालात पसंद नहीं आते और 4 अटैकर्स से ओवरवेल्म होने का डर सताता है। वो ऐसी स्थिति के लिए अपना ट्रम्प कार्ड तैयार रखता है। एक गून उसे उकसाता है, जिस पर टेन्मा बस उसे मूव करने को कहता है। इतनी सी बात पर वो जोर से हंसने लगता है और सबको लगता है बच्चा बस बड़े बड़े बोल रहा है। हीन को टेन्मा की बहादुरी पसंद आती है और वो सोचता है कि अगर हालात बिगड़े तो वो कूद पड़ेगा। वही गून फिर से आगे बढ़ता है और टेन्मा एक ही पंच में उसका चेहरा तोड़ देता है, फिर से उसे मूव करने की याद दिलाते हुए। हीन हैरान रह जाता है कि इस बच्चे ने इतने बड़े लेवल वाले ओपोनेंट को इंस्टा किल कैसे कर दिया। आसपास के फाइटर्स उसे खत्म करने के इरादे से हमला करते हैं और आइबेरिया कुछ कर भी नहीं पाता। इतना बड़ा अटैक देखकर सबको लगता है रुकी अब गया, लेकिन टेन्मा को खरोंच तक नहीं आती और वो सबको अपनी डिफेंस से चौंका देता है। ब्लैक आइस के साथ उसकी डिफेंस स्टैट्स हर ब्लॉक पर बढ़ती जाती हैं। सबको यकीन नहीं होता कि उसने वाटर एलिमेंट से ब्लॉक किया और टेन्मा उन्हें फिर से ट्राई करने की चुनौती देता है। गुस्से में फायर एलिमेंटलिस्ट अपनी बी रैंक फ्लेम थ्रोअर स्किल पूरी ताकत से दोबारा चलाता है। टेन्मा वहीं खड़ा रहकर पूरा हिट झेलता है। सामने वाला इतना मैना खर्च कर देता है कि बैकलैश से खुद ही ढेर हो जाता है। उसे लगता है यही टेन्मा का अंत है, लेकिन टेन्मा ब्लैक आइस गॉन्टलेट के साथ बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रहता है। अब नए फैक्ट सामने आ चुके हैं और ग्रुप असली मुसीबत में है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी बेअसर रहा। फायरबॉल्स की बारिश होती है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। फिर वो मैना ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेन्मा डिस्टेंस क्लोज करके स्पीड ब्लिट्स कर देता है। स्ट्रेंथ के मुकाबले में वो एक और अवेकनर को मिटा देता है। आखिरी 2 लाइटनिंग वॉरियर्स बचते हैं। उन्हें वो चेतावनी देता है कि भाग नहीं पाएंगे, फिर भी वो ड्यूअल स्किल्स एक्टिवेट कर देते हैं। हीन को यकीन नहीं होता कि एक लेवल 0 पूरी टीम का सफाया कर रहा है। सब गिरने के बाद आइबेरिया अपने टीममेट की तारीफ करता है। कोई मानने को तैयार नहीं कि वो लेवल 0 है, लेकिन आइबेरिया अरीना को याद दिलाता है कि वो दोनों इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बनने वाले हैं। राय आगे बढ़ते हुए क्रॉसबो के बारे में सोच रहा होता है, तभी एक अवेकनर उसके पास से निकलता है और हसन के कुत्ते की तरह झटके में गिर जाता है। राय उसे उसकी औकात याद दिलाता है और अपने सारे लैकीज को इकट्ठा रहने का आदेश देता है। एग्जामिनर्स किनोशिडा फैमिली के यंग मास्टर का घमंड साफ देख रहे हैं, लेकिन नियमों के खिलाफ कुछ नहीं है, इसलिए वो रोक नहीं सकते और राय जीत को लेकर पूरा कॉन्फिडेंट है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। वही पहले वाली डायनामिक डुओ सामने आ जाती है। टेन्मा के जिंदा रहने से उसे यकीन नहीं होता और वो उसे लेवल 0 ट्रैश कहता है। टेन्मा को फर्क नहीं पड़ता और रागी डायरेक्ट फाइट नहीं चाहता, इसलिए वो 100 वॉरियर्स का ग्रुप उन्हें उलझाने भेज देता है। टेन्मा खुशी से उन्हें फेस करता है, आइबेरिया के कान ढकता है और लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आगे बढ़कर रागी को जोर से गिरा देता है। ये उसका तरीका है ये बताने का कि हिसाब बराबर होगा और वो अपने शिकार को भागने नहीं देगा। सिया और रीमू मुश्किल में पड़ते हैं, लेकिन आखिरकार इनर सर्कल तक पहुंच जाते हैं। वुई 3rd प्लेस पर है और आगामी 2nd पर, जबकि हनु सबसे ऊपर बैठी लीडर बोर्ड को डोमिनेट कर रही है। वो इन सबसे काफी आगे है, लेकिन आइबेरिया टेन्मा का नाम लेते ही थोड़ी देर बाद 6th प्लेस तक पहुंच जाता है। मीनवाइल मैन ऑफ द आवर अभी भी बैटलफील्ड पर ही है, कंप्लीशन जोन की तरफ जाने के बजाय 100 लोगों की पूरी पार्टी फार्म करने के इरादे से। इवन एग्जामिनर्स भी समझ नहीं पा रहे कि इस आदमी का असली प्लान क्या है। हीतिन सोचने लगता है कि कहीं ये बंदा सच में सबको पका ना दे। रागी अब टेन्मा को एक पेस्ट मानने लगता है जिसे वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन सामने एक नहीं पूरे 100 लोग हैं, इसलिए ऑड्स क्लियरली हमारे लड़के के खिलाफ है। टेन्मा की टॉप प्रायोरिटी गाया का बदला लेना है। टूर्नामेंट जाए भाड़ में। अवेकनर्स की आर्मी उस पर टूट पड़ती है, लेकिन टेन्मा तनिक भी नहीं हिलता और पहला अटैकर गिरा देता है। पहला बंदा गिरते ही बाकी लोग उसके लेवल 0 होने पर शक करने लगते हैं। तभी टेन्मा लोटस बर्स्ट एक्टिवेट करता है और पूरा बैटलफील्ड तबाही में बदल जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया उसकी स्किल्स देख रही है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अपना जोन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एग्जामिनर इनसेन डेटोनेशन रेडियस देखकर हैरान रह जाता है और आगामी उसकी रीसेंट एवोल्यूशन से इम्प्रेस्ड है, लेकिन टेन्मा का ध्यान सिर्फ उसी पंख पर है जिसने उससे पंगा लिया था। उसने 100 लोगों की पार्टी इंस्टा किल कर दी और अब बस रागी बचा है। टेन्मा उसकी तरफ बढ़ता है और वो फिर भी ये मानता है कि जोर जोर से चिल्लाकर वो ये फाइट जीत सकता है। वो अपना अल्टीमेट मूव थंडर कैनन छोड़ता है। टेन्मा एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट करता है और एक जोरदार पंच से उसे जमीन पर गिराकर कीड़े जैसा बना देता है। रागी अपनी जान की भीख मांगते हुए अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जो रूल्स तोड़कर टूर्नामेंट में घुस जाता है। वो लेवल 35 अवेकनर है, इसलिए हीतिन तुरंत उसे खत्म करने में इंटरेस्ट दिखाता है। टेन्मा समझ जाता है कि कोई तेज रफ्तार से आ रहा है, बल्कि एक से ज्यादा लोग हैं।
एजेंट टेन्मा तक पहुंचने ही वाला था कि हीथन उसे जमीन पर पटक देता है और टेन्मा को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टेन्मा उस कुत्ते की तरफ देखता है जो अपनी जान की भीख मांग रहा है, लेकिन सैड स्टोरी पूरी होने से पहले ही टेन्मा उसका सिर कुचल देता है और आखिरकार आगामी का बदला पूरा करता है। वो एनालिसिस प्रोसेस पॉज कर देता है ताकि बाद में यूज कर सके। तभी एक अजीब सी आवाज़ उसका ध्यान खींचती है। सिया और उसके दोस्त उसे अंदर आने के लिए बुलाते हैं। वो उसे अवेकनर्स का मैसेकर करते देख पूरी तरह उस पर फिदा हो चुकी है और इसी तरह टेन्मा 7th प्लेस के साथ इनर जोन में पहुंच जाता है। आइबेरिया और रेम्यू के बीच सीरियस ब्रो लेवल बीफ चल रहा है। दोनों खुद को टेन्मा का अल्टीमेट बडी साबित करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, रेज बेट करते हैं और एग्जामिनर फर्स्ट स्टेज कंक्लूड करके बताता है कि सेकंड स्टेज में कंटेस्टेंट्स को पूरे 1 घंटे तक मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। ये स्टेज ज्यादा एक्साइटिंग है और सातों रिमार्केबल कंटेस्टेंट्स अगली चुनौती के लिए रेडी हैं। वो वेन्यू पर पहुंचते हैं। सब क्यूरियस हैं जबकि सिया और रेम्यू टेन्मा की एबिलिटीज के बारे में सब जानना चाहते हैं। एग्जामिनर्स कैंडिडेट्स को रेडी होने का निर्देश देते हैं। इस बार वो उन्हें बाकी फेमस फिगर्स के साथ और करीब से देख रहे हैं। टेस्ट में 20 हंट करके डिफिकल्टी पॉइंट्स के हिसाब से किल करना होगा। हर मॉन्स्टर डिफीट करने पर 1 मिनट का कूल डाउन होगा। ये सुनकर गाकुई तुरंत टॉप लेवल मॉन्स्टर्स हंट करना चाहता है। क्यूरियोसिटी में टेन्मा पूछता है कि क्या नाइटमेयर क्लास सच में हाईएस्ट डिफिकल्टी है। वहां मौजूद ज्यादातर लोग नहीं मानते कि वो इतना स्ट्रांग है, लेकिन फुजिवारा बताता है कि नाइटमेयर लेवल क्रीचर्स की कोई अपर लिमिट नहीं होती। सब अलग होते हैं, इसलिए कंपेयर करना बेकार है। आज का परफॉर्मेंस फ्यूचर में टॉप लेवल सेवियर बनने की कंसिडरेशन में भी गिना जाएगा, इसलिए अच्छा स्कोर करना जरूरी है। जिनका 10,15,000 स्कोर याद करते हुए टेन्मा ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट को पार करने का लक्ष्य तय करता है। कंटेस्टेंट्स ट्रायल ग्राउंड्स में घुसते हैं और टेस्ट शुरू होता है। शुरुआती मॉन्स्टर्स ट्रैश हैं, इसलिए टेन्मा आइस स्किल एक्टिवेट करके उन्हें जल्दी खत्म करता है ताकि नेक्स्ट डिफिकल्टी पर जा सके। हीथन अकेला है जो उसके हर मूव को देखकर एक्साइटेड है। वो देखता है कि बच्चा 1 सेकंड में डॉग्स की पूरी होड़ साफ कर देता है। यही वजह है कि हैटन उसे पसंद करता है, लेकिन फुजिवारा को लगता है कि अगला लेवल 8 मॉन्स्टर टेन्मा को मुश्किल में डाल देगा। उस लेवल पर स्ट्रगल करना आम बात है। मेन्यू नहीं चाहता कि सबका ध्यान उसके स्टूडेंट पर रहे, इसलिए वो बात बदलकर बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है। सब ठीक कर रहे हैं। टेन्मा को असली कंपटीशन सिर्फ हनु से मिल रही है। टेन्मा की फाइट में वो हमेशा की तरह फ्लेम्स झेलता है और बिना खरोच के बाहर निकलता है। एक ही स्लैश में मॉन्स्टर को काट देता है। 5 सेकंड्स में 1 शॉट किल करके 500 पॉइंट्स लेता है। हीथन सोचता है कि उसने तुरंत क्यों नहीं मारा, जबकि टेन्मा अपने डिफेंस स्टैट्स बढ़ाने पर फोकस्ड है। इसी वजह से वो हर हिट टैंक कर रहा है। अगला मॉन्स्टर इलेक्ट्राइनो है जो 1000 पॉइंट्स का है। एक हिट भी इंस्टेंटली पैरालाइज कर देगा। ऐसे मॉन्स्टर को हराने के लिए रिलेंटलेस स्पीड चाहिए, लेकिन टेन्मा कैजुअली उसके पास जाता है और हॉर्न में इंटरेस्ट दिखाता है। राइनो उसे दूर पटक देता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। वो ऑडियंस को लगातार शो देता रहता है। उस हिट को एंड्योर करने से उसके पर्सनल स्टैट्स खैर बढ़ जाते हैं। अब फाइट खत्म करने का वक्त आता है और टेन्मा जंप करके 7 सेकंड्स में क्रीचर को मार देता है। फुजिवारा नेक्स्ट मॉन्स्टर के लिए सस्पेंस बिल्ड करता है, क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, एब्सर्ड अटैक और डिफेंस के साथ। ये प्रिलिमिनरीज का सबसे फिरोशियस डिजास्टर बीस्ट माना जाता है, नाइटमेयर क्लास पर्गेट्री जायंट। लेकिन सारी हाइप बेकार जाती है जब टेन्मा पियर्सिंग ऑफ से उसे 1 शॉट कर देता है और कैजुअली पोज भी करता है। वो टॉय से खेलना खत्म कर चुका है और एग्जामिनर से अगला नाइटमेयर क्लास मॉन्स्टर भेजने को कहता है। साया हिसागी अपनी पावर से मॉन्स्टर के मुंह के आर पार वार करती है ताकि बाकी 2 मॉन्स्टर्स खत्म करके नॉर्मल क्लास में जा सके। जैसे ही वो रेडी होती है, सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि वो बिगिनर क्लास क्लियर करने के करीब है। दूसरी तरफ गाकू कॉन्फिडेंट है कि वो सबसे पहले नॉर्मल क्लास पहुंचेगा। हानु अगली लेवल पर जाने से पहले माना रिकवर करने का फैसला करता है। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजता है, नाइटमेयर क्लास किसी रैंक 21 कंटेस्टेंट ने रिकॉर्ड टाइम में क्लियर कर दी है। मैसेज सबको हिला देता है। साया तुरंत समझ जाती है कि ये टेन्मा ही है। बाकी 4 लोग हैरान रह जाते हैं कि उसने लेवल 15 पर्गेट्री जायंट इंस्टेंट किल कर दिया। क्यूरियस होकर वो डिफिकल्टी और बढ़ाने का फैसला करते हैं। टेन्मा स्टैट्स चेक करता है और डिसअपॉइंटमेंट महसूस करता है। उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उम्मीद थी, लेकिन बस थोड़े पॉइंट्स मिले। अनसैटिस्फाइड होकर वो एक और मॉन्स्टर पर हमला करता है। एक ही अटैक में स्फीयर से उसे पियर्स करके तुरंत गिरा देता है। फिर सब सोचने लगते हैं कि ये स्फीयर आखिर है क्या और क्या इसकी कोई लिमिट है। हियन नोटिस करता है कि स्केल लगभग पूरी तरह स्ट्रेंथ से भरा है, लेकिन इसमें एक बड़ा फ्लॉ भी है। मीनवाइल टेन्मा अब ऐसे बीस्ट का सामना करता है जिसकी स्पीड अब तक के हर मॉन्स्टर से ज्यादा है। हियन समझाता है कि पर्गेट्री जायंट्स को साइज की वजह से स्लो समझ लिया जाता है, लेकिन असल में वो बेहद फास्ट होते हैं क्योंकि उनमें माना नहीं होता और बदले में बाकी
बाकी स्टैट्स बहुत बढ़ जाते हैं। बीस्ट उसकी हर शॉट डॉज कर लेता है अपनी ओवरवेलमिंग स्पीड से। तभी उसे वो फ्लो समझ आता है। ब्लैक स्फीयर्स डेवेस्टेटिंग डैमेज करती हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट स्पीड हाई लेवल मॉन्स्टर से कम है। फिर भी वो देखता है कि टेनमा बैटलफील्ड टैक्टिक्स अच्छे से समझता है और पर्कट्री जायंट की स्क्रीम हैबिट को ओपनिंग की तरह यूज करता है। लेकिन वो ये भी मानता है कि अगर स्फीयर की स्पीड नहीं बढ़ी तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ फाइट लंबी खिंचने लगती है और टेनमा स्ट्रगल करने लगता है। फुजीवारा वरिड हो जाता है कि मिड रेंज अटैक्स बेकार जा रही हैं और अगर वो सिर्फ ब्लैक स्फीयर पर टिका रहा तो उसके पास कोई और टेक्निक नहीं बचेगी। तभी सब हैरान रह जाते हैं जब टेनमा मुस्कुराने लगता है। उसने तरीका समझ लिया है, मॉन्स्टर के पीछे भागने के बजाय आगे स्ट्राइक करने का। दोनों एक साथ अटैक के लिए दौड़ते हैं। मॉन्स्टर अपना विशाल फिस्ट जमीन पर पटकता है और पूरा अरीना क्रैक हो जाता है। स्टाफ रेस्क्यू टीम बुलाने लगती है क्योंकि ऐसा अटैक मजाक नहीं है, लेकिन जल्द ही सब समझ जाते हैं कि अटैक उसे छू भी नहीं पाया। मॉन्स्टर कंफ्यूजन में इधर उधर देखता है, तभी पीछे से टेनमा ब्लैक स्फीयर से उसका चेहरा उड़ा देता है। फाइट सिर्फ 12 सेकंड्स में खत्म हो जाती है। आह यकीन नहीं कर पाती कि टेनमा ने जायंट मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। जब इजुमी और फुजिहारा उसकी तरफ देखते हैं तो उसकी चिंता साफ दिखती है। वो जल्दी से बहाना बनाती है कि वो सबकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना कर रही थी और किसी और के लिए भी ऐसा ही करती। उसकी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से सबको लगता है कि वो हाल ही में अजीब तरह से एक्सट्रोवर्टेड हो गई है। ओल्ड गाइजर हियन से पूछता है कि टेनमा अटैक्स डॉज क्यों कर रहा था। हियन बताता है कि उसकी स्पीड पर्गेटरी जायंट के बराबर है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसके शरीर में फ्लो करती है उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। उस स्किल के एक्टिव रहते जायंट उसे छू भी नहीं सकता। खुश होकर ओल्ड गाइजर कहता है कि प्रोटैगनिस्ट फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है, लेकिन टेनमा रुकने वाला नहीं है। उसका गोल स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन जीन टेइवा को पार करना है और ब्रेक लेना प्रोग्रेस खोने जैसा होगा। बिना रुके वो पर्गेटरी मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। ओल्ड गाइजर याद करता है कि वो खुद एक रन में फेज 4 तक पहुंच पाया था। हियन क्लियर करता है कि वो वहीं तक गया था, आगे नहीं। इवन सो वो मानते हैं कि हियटन की भी लिमिट फेज 3 पर थी। इसी सोच के साथ वो टेनमा को लगातार लड़ते देखते रहते हैं। टेनमा दूसरा मॉन्स्टर गिलाने की स्ट्रैटेजी बनाता है और वो फ्लॉलेसली काम करती है। तीसरे के लिए वो बिल्कुल अलग तरीका अपनाता है। जानबूझकर खुद को मॉन्स्टर से निगलवा लेता है और अंदर से उसे फाड़ देता है। वो सिर्फ 13 सेकंड्स में पर्गेटरी जायंट्स क्लियर कर देता है। फुजिहारा शॉक्ड रह जाता है, वही स्किल जिसने फर्स्ट स्टेज में टन्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को वाइप किया था। टेनमा का माना पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक डिजास्टर बीस्ट स्पॉन होते रहेंगे उसका पैसिव माना सेंस उसे रिफिल करता रहेगा। तभी नाइटमेयर क्लास फेज 4 शुरू होती है और 4 पर्गेटरी जायंट्स उसके सामने खड़े हैं। पैसिव स्किल से उसका माना 40% रिकवर हो चुका है। अगर टेनमा फेज 4 क्लियर कर लेता है तो वो हियटन के पुराने रिकॉर्ड को पार कर लेगा और गिनटेइवा के अलावा कोई भी ये कर नहीं पाया है। इसलिए हियन और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। जैसे जैसे ट्रू स्फीयर की फ्लाइट स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है। इसलिए अगर टेनमा स्पीड कुछ और बढ़ा ले तो बिना पास जाए भी अटैक्स लैंड कर सकता है, लेकिन लिमिटेड माना के साथ उसे हर अटैक सही लगाना होगा। तभी अचानक पर्गेटरी जायंट चारों तरफ से चेन्स फेंकता है और हमारे हीरो को जकड़ लेता है। जायंट अपना फिस्ट जमीन पर पटकता है और हमारे हीरो को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लेता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि उसके पास कोई लेवरेज नहीं है और हालत और खराब हो जाती है जब जायंट उसके शरीर की हड्डियां तोड़ देता है और उसे उछालकर जमीन पर फेंक देता है। बैटलफील्ड में खून से लथपथ पड़े हीरो को देखकर फुजिहारा जल्दी से हीन से मदद करने को कहता है। हीन हैरान हो जाता है, सोचते हुए कि क्या यहीं पर हमारे हीरो की ताकत की सीलिंग आ गई है, और उसे खुद का पुराना रूप नजर आता है। वो फाइटर की मदद के लिए दौड़ता है। तभी पीछे से उजुमी उसे रोक लेती है और कहती है कि टेनमा में अभी भी फाइट बाकी है। सब लोग उजुमी से बहस करते हैं कि अभी टेनमा की लड़ने की क्षमता पर चर्चा का वक्त नहीं है, क्योंकि अगर अभी नहीं बचाया गया तो वो मर जाएगा। लेकिन उजुमी अपनी बात पर अडिग रहती है। उसे भरोसा है कि हमारे हीरो के पास अभी भी उसका एस बचा हुआ है। फुजिहारा हैरान होता है कि उजुमी को कैसे पता, और वो समझाती है कि हीरो की आंखों में देखकर समझ आता है कि उसकी नज़र किसी ऐसे इंसान की नहीं है जिसने मौत स्वीकार कर ली हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट पर्गेटरी जायंट के सामने खड़ा होता है और अब तक जो कुछ भी किया है उसके बाद बैटल में मरने से इनकार कर देता है। राजी की नोशिदा के साथ फाइट के दौरान मिमेसिस ने अपना स्किल एक्टिवेट किया था, लेकिन हीरो ने एनालिसिस पूरा होने से ठीक पहले उसे रोक दिया था, और ये सब इसी पल के लिए था। हमारा हीरो एनालिसिस दोबारा रिज्यूम करता है और वो तुरंत कंप्लीट हो जाता है। अचानक अगाया फाइटर का ब्लू लोटस देखकर खुश हो जाती है। फुजिहारा सोचता है कि इस हालत में लोटस का क्या काम, और हीन सोचता है कि अगाया के साथ क्या हो रहा है। हमारे हीरो का थंडर वेव स्किल एक्टिवेट हो जाता है। इसका एक्टिव इफेक्ट बी रैंक या उससे नीचे के लाइटनिंग अटैक्स को शरीर में अब्जॉर्ब करता है, और अब्जॉर्ब की गई लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करने से एजिलिटी 100% बढ़ जाती है। इस स्किल के साथ हमारा हीरो पूरी तरह हील हो जाता है और अब मजाक करना छोड़ देता है। फुजिहारा हैरान रह जाता है कि इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी
हीरो डेडिकेटेड हीलर से तेज हील हो गया। उसे यकीन नहीं होता कि इस फाइटर के पास इतने स्किल्स हैं। टेनमा पल भर में पर्गेटरी जायंट्स को चीर देता है और फेज 4 को सिर्फ 31 सेकंड्स में क्लियर कर देता है। हमारा हीरो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है कि अब चाहे कितने भी जायंट्स आएं, वो नहीं हारेगा। तभी ऊपर से एक जायंट हमला करता है और वो उसे शूट करके इंस्टेंट किल कर देता है। जायंट्स को मारते हुए हमारे हीरो की फ्लाइट स्पीड 2700% बढ़ जाती है। वो फेज 5 1 मिनट से कम में और फेज 6 1.5 मिनट में क्लियर कर देता है। टेनमा को इतनी आसानी से पर्गेटरी जायंट्स मारते और सारे फेजेस क्लियर करते देख स्पेक्टेटर्स के जबड़े खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता असली मॉन्स्टर वो है या पर्गेटरी जायंट्स। हमारा हीरो और जायंट्स का इंतजार करता है लेकिन कोई स्पॉन नहीं होता। शौक में खड़ा फुजीहारा माइक्रोफोन पर हाथ मारकर टेनमा को बताता है कि उसने उनके स्टॉक के सारे पर्गेटरी जायंट्स खत्म कर दिए हैं। हमारा हीरो हैरान होता है कि उसने सबको मार दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि डिफिकल्टी की कोई कैप है। बैटल में किल्स गिनते गिनते भूलकर वो सोचता है कि आखिर कितने मारे। सिंस हमारा प्रोटैगनिस्ट लेवल अप नहीं कर सकता, इसलिए डिजास्टर बीस्ट से मिला एक्सपीरियंस कर्मा स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। फुजीहारा टेस्टिंग ग्राउंड में कर्मा स्टोन देखकर चौंक जाता है और उसका ब्लू कलर देखकर समझ जाता है कि उसमें कम से कम 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। उजुमी समझाती है कि हीरो एक्सपीरियंस अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए एक्सपी कर्मा स्टोन्स में बदल जाती है। तभी हमारा हीरो गेट से बाहर आता है और फुजीहारा उसकी पोटेंशियल की तारीफ करते हुए उसे साथ चलने को कहता है और एक अच्छे इंस्ट्रक्टर का वादा करता है। हमारा हीरो शालीनता से मना कर देता है क्योंकि उसके पास पहले से टीचर है। फुजीहारा उसे समझाने की कोशिश करता है कि कोई रैंडम इंस्ट्रक्टर उसके टैलेंट को संभाल नहीं सकता और कनेक्शंस और रिसोर्सेज वाला ही उसे आगे ले जा सकता है। हीटन बूढ़े से कहता है कि यंग टैलेंट को परेशान करना बंद करे वरना वो उसे नापसंद करने लगेगा। बूढ़ा हीटन से हीरो को समझाने को कहता है क्योंकि वे उसका टैलेंट बर्बाद नहीं होने दे सकते, राइट। तभी हमारा हीरो हीन को धन्यवाद देता है और बूढ़े का चेहरा शौक से भर जाता है जब हीटन कहता है कि उसे उजुमी के स्टूडेंट की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं। फुजीहारा समझ जाता है कि यंग टैलेंट किसका स्टूडेंट है और अब टेनमा की क्षमता उसे साफ दिखने लगती है। उजुमी अपने स्टूडेंट को चोटों के लिए चेक करती है लेकिन उसे फेज 7 चैलेंज करने की उसकी एक्साइटमेंट देखकर समझ जाती है कि वो घायल नहीं है। हीरो बताता है कि वो इंजर्ड नहीं है, बस स्टैमिना खत्म हो गया है और थोड़े आराम के बाद रिकवर कर सकता है। अब फुजीहारा यंग टैलेंट के स्किल्स को सही से समझने लगता है। उजुमी के बाकी स्टूडेंट्स ने भी सेकंड स्टेज में सारे डिजास्टर बीस्ट्स वाइप कर दिए हैं। हमारा हीरो पूछता है कि क्या टेनमा भी फेज 6 तक पहुंचा था। बूढ़ा बताता है कि उस समय मैक्स फेज 4 ही था, बाद में उसे 8 तक बढ़ाया गया और फिर फेज 6 तक एक्सपैंड किया गया। उजुमी अपने स्टूडेंट को ले जाकर बाकी पार्टिसिपेंट्स को सेकंड स्टेज में एंटर करते हुए दिखाती है। मीनवाइल रेमू टफ क्लास खत्म करके थक जाता है। नाइटमेयर क्लास को इम्पॉसिबल मानकर गिव अप कर देता है। सिया ने भी पूरी कोशिश की, जायंट वाटर स्फीयर में मॉन्स्टर्स को सफोकेट किया, माना ऑलमोस्ट खत्म होने पर वो भी आगे इम्पॉसिबल मानकर छोड़ देती है। हमारे हीरो को हैरानी होती है क्योंकि उसे उनसे ज्यादा उम्मीद थी। फुजीवारा उसे याद दिलाता है कि ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स नॉर्मल क्लास भी क्लियर नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक राइनो को जिस स्पीड से उन्होंने हराया है उससे उसे भरोसा है कि वो टॉप 10 में आएंगे। हालांकि गिव अप करने के बाद भी दोनों बाहर नहीं आए क्योंकि क्रिटिकली इंजर्ड हुए बिना टेस्टिंग ग्राउंड छोड़ने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ बाकी पार्टिसिपेंट्स नाइटमेयर क्लास तक पहुंचते हैं। हैटन को भरोसा है कि गाकू ओया अपने रेयर आर्टिफैक्ट से कम एक पर्गेटरी जायंट गिरा देगा। श्योर अकागामी जो शिकिगामी यूजर है उसके लिए यहां तक पहुंचना ही उसकी कमिटमेंट दिखाता है। शियान जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर पावरफुल पंच से जायंट पर हमला करता है। हमारा हीरो हैरान होता है कि शिकिगामी अलग अलग फॉर्म्स ले सकते हैं और सोचता है कि क्या आज्ञा की जेड बटरफ्लाई भी ऐसा कर सकती है। आज्ञा बताती है कि वो नहीं कर सकती और उसने भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार देखा है। शिकिगामी की अलग अलग वैरायटीज होती हैं और उनकी एबिलिटीज रहस्य हैं। वो हीरो को सावधान रहने की सलाह देती है अगर कभी शिकिगामी से सामना हो। हमारे हीरो को अब समझ आता है कि शिकिगामी कितने ताकतवर हैं और वो फैसला करता है कि अब से सारे एक्सपी ड्रॉप्स उस ब्लैक डॉग को देगा जो उसने चार्ल्स से चुराया था। सिया और रैमो के बाहर हो जाने के बाद आर्टेनमा को रुकने का कोई मतलब नहीं दिखता और वो जाने का फैसला करता है। तभी इब्रा उसका ध्यान खींचता है और आर्मर देखकर वो चौंक जाता है। एपिक ड्रैगन गियर सबसे मजबूत आर्टिफैक्ट है जो इबेरिया के डैड ने उसके लिए छोड़ा था। आर्टिफैक्ट की अपनी विल है और वो खुद अपना मास्टर चुनता है। इब्रा हेल से गुजरकर ये आर्मर हासिल करता है और इसे पहनते ही उसके स्टैट्स हर मिनट बढ़ते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा पहनने पर पेनल्टी लगती है, इसलिए उसे उससे पहले फाइट खत्म करनी होती है। पर्गेटरी जायंट से भिड़ते वक्त उसे पता होता है कि नाइटमेयर क्लास क्लियर होने की अनाउंसमेंट टेनमा की थी। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने दोस्त को ड्रैग डाउन ना करे क्योंकि दोनों साथ मिलकर डबल हैं। इब्रा जायंट पर कूदता है, उसका आर्मर तोड़ता है और इसके साथ सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। फुजीवारा
फुजिवारा अनाउंस करता है कि सिर्फ टॉप 10 हाईएस्ट पॉइंट्स वाले नेशनल टूर्नामेंट मेन इवेंट में जाएंगे। टॉप 2 को स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। गाकू को भरोसा है कि हन यू के अलावा कोई उससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं ला सकता और वही रिवॉर्ड लेगा। फुजिवारा टॉप 10 अनाउंस करता है और लीडर बोर्ड्स देखकर सब शॉक हो जाते हैं। हमारे हीरो का स्कोर 1 लाख से ऊपर देखकर सब हैरान हैं, क्योंकि गिनतेबा ने भी सिर्फ 60,000 स्कोर किया था। सब जानते हैं कि इस स्कोर के साथ वो नेशन में इजीली फर्स्ट प्लेस ले सकता है। हर पर्गेटरी जायंट सिर्फ 5000 पॉइंट्स का होता है और रेमू सोचता है कि आखिर हीरो ने कितने मारे होंगे। घानो को यकीन नहीं होता कि वो 3rd प्लेस पर आ गया और कोई अनजान आदमी इतना स्कोर कर गया। सेया तेनमा और अपनी पावर के गैप को देखकर अपसेट हो जाती है और उसे लगता है कि वो कॉम्बैट जॉब के लिए नहीं बनी। फुजिवारा अनाउंस करता है कि प्रोविंशियल क्वालिफायर्स खत्म हो चुके हैं और तेनमा 65,000 पॉइंट्स की लीड के साथ नेशनल रैंकिंग्स में टॉप पर है। इब्रा अपने पिता का चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन जानता है कि वो खुश हैं। वो अपने दोस्त की फर्स्ट प्लेस जीत पर चीयर करता है और खुद पर भी गर्व करता है कि उसने डबल 1 का नाम खराब नहीं किया। 21st सेवियर अलायंस नेशनल टूर्नामेंट क्वालिफायर्स कंक्लूड हो जाते हैं और टफ बैटल के बाद हमारा हीरो अपने दोस्त को उठाकर ले जाता है। मीनवाइल साउथ कॉन्टिनेंट डिस्ट्रिक्ट 1 में एक फाइटर जल्दी बाहर आने पर चिढ़ता है क्योंकि उसे किसी बूढ़े को मेडिटेट करते देखने आना पड़ा। उसका दोस्त उसे सावधान करता है क्योंकि सामने खड़ा बूढ़ा साउथ कॉन्टिनेंट का कमांडर है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। फाइटर सोचता है कि हर बार बैरियर्स डिप्लॉय होने के बाद ही नोटिफिकेशन क्यों मिलती है। अगर बार्गर फ्यूचर देख सकता है तो मोनोलिथ्स कहाँ गिरेंगे ये पहले क्यों नहीं बता देता। बार्गर सिर्फ लिमिटेड टाइम फ्रेम का फ्यूचर देख सकता है, लेकिन इयूमी जैसे हैवीवेट्स के साथ खड़ा होने की वजह यह है कि उसकी प्रोफेसी 100% एक्यूरेट होती है। अचानक बार्गर घबरा जाता है और गिर पड़ता है। उसके फॉलोअर्स उसे संभालते हैं और वो चिल्लाकर कहता है कि नॉर्थ खतरे में है। एक मैसिव डिजास्टर बीस्ट नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर हमला करने वाला है और उनमें एक लेवल 100 से ऊपर का डिजास्टर बीस्ट है। तेनमा के स्टैट्स आखिरकार 1500 पॉइंट्स पार कर जाते हैं। नॉर्मली हर लेवल अप पर 50 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, तो 1500 पॉइंट्स उसे नॉर्मल अवेकनर के हिसाब से करीब लेवल 30 पर रखते हैं। एजिलिटी और डिफेंस पैसिव स्किल्स की वजह से इन्फिनेटली बढ़ सकते हैं। माना मोना सेंस पैसिव से इन्फिनेटली रिकवर होती है, लेकिन अटैक पावर ही एक चीज है जिसे बढ़ाने का उसके पास तरीका नहीं है और वो सोचता है कि क्या वो इसे बढ़ा सकता है। तभी उसके दोस्त उसे डिनर के लिए बुलाते हैं और वो फिलहाल इस बात को छोड़कर बाद में अटैक पावर बूस्ट करने का तरीका सोचने का फैसला करता है। डिनर टेबल पर उसे इबेरिया मिसिंग मिलता है। आयरी बताती है कि उसने पहले उसका इलाज किया था, वुंड्स हील हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत एग्जॉस्टेड है, इसलिए अभी सो रहा है। रेमू हैरान होता है कि इबेरिया ने नाइट में क्लास क्लियर कर ली जो वो और साइया नहीं कर पाए। अचानक साइया पीछे कुछ देखकर चौंक जाती है। वो रेमू से पीछे देखने को कहती है और एक लंबा फिगर रेमू को भी डरा देता है। इबेरिया खाने पर झपटता है और बेतहाशा खाने लगता है। रेमू उसे डराने और किसी और की टेबल पर खाने के लिए डांटता है। इबेरिया प्लेट नीचे रखता है जिससे रेमू को लगता है कि वो फाइट करना चाहता है, लेकिन वो बस स्वादिष्ट खाने के बाद राहत की सांस लेता है। रेमू के बनाए खाने की तारीफ करते हुए इबेरिया उसे अवेकनर छोड़कर शेफ बनने को कहता है। तभी इजुमी उनका खाना इंटरप्ट करता है और सेवियस से पूछता है कि उन्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है। रेमू सोचता है उसका सपना सेवियर बनना है, खूब पैसा कमाकर दुनिया घूमना और गौरमेंट फूड एंजॉय करना। इसलिए उसका डर है बूढ़ा होना। उसे डर है कि उम्र बढ़ने पर उसमें घूमने की एनर्जी नहीं रहेगी और उसका टेस्ट इतना खराब हो जाएगा कि फ्लेवर्स का फर्क समझ नहीं पाएगा। साइया डॉक्टर्स की फैमिली में पैदा हुई थी और हॉस्पिटल में पली बड़ी। बचपन से उसने लोगों को हर तरह की बीमारियों से तड़पते देखा, जिसने उसे इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि अब किसी को साधारण कोल्ड भी हो जाए तो वो डर जाती है। तब हमारे हीरो को समझ आता है कि उस दिन उसके चीखने पर साइया क्यों भाग गई थी। इजुमी बताती है कि अवेकनर की लाइफ नॉर्मल इंसान से 2 गुनी होती है और वो रेयरली बीमार पड़ते हैं, इसलिए अब वो अपने डर छोड़ सकते हैं। लेकिन इबेरिया का डर क्वालिफायर्स पास ना कर पाना था और अब जब उसने कर लिया है तो उसे डर है कि कहीं वो टेनमा के साथ फाइट ना कर पाए। अपना डर बताने के बाद वो टेनमा को धक्का देकर उसका डर पूछता है। सबको लगता है कि उनके दोस्त को किसी चीज से डर नहीं लगता। हमारा हीरो बताता है कि पेरेंट्स की मौत के बाद उसे अपनी सर्वाइवल को लेकर डर सताने लगा था। उसका शरीर बेबसी, गुस्से और गहरे दुख जैसे जज्बातों से भर चुका था। तभी सिया और रेमू उसके सामने आ गए। वो रो रहा था और दोनों उसके पास आए और उसे नीचे देखने के बजाय ऊपर खूबसूरत आसमान की तरफ देखने को कहा। उन्होंने कहा अगर वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल ले चलेंगे और उसका सारा डर मिटाने के लिए खाना खिलाएंगे। दोस्तों की उस गर्माहट ने उसे उस नकारात्मक दुनिया से बाहर खींच लिया और उसके बाद ही उसकी मुलाकात सेंसेया गया और आइबेरिया से हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक परिवार मिल गया हो। हमारा हीरो मानता है कि बहुत लंबे समय बाद उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ है और वो चाहता है कि ये पल हमेशा बना रहे।
लेकिन सबसे ज्यादा उसे अकेले जीने से डर लगता था। अजय उसे इतना नरम और शांत देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि ये उस ठंडी डरावनी वाइब से बिल्कुल अलग था जो उसने पहले देखी थी। आइबीरिया अचानक कूदकर उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इजुमी उन्हें बताता है कि उसने सबसे ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि ये परखा जा सके कि सेवियर बनने के रास्ते पर चलकर असली खतरे का सामना करते वक्त कहीं उन्हें पछतावा तो नहीं होगा, क्योंकि एक सेवियर को कभी पछताना नहीं चाहिए। वो सबको याद दिलाता है कि बिना पछतावे की मौत ही हर सेवियर का अल्टीमेट गोल है। फिर वो सबको आराम करने को कहता है, क्योंकि किसारगी और होरिनो को कल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट लौटना है। अगली सुबह सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। आइबीरिया रेमू से कहता है कि वो उसे फिर कभी अपने घर का बना खाना खिलाए। टेन्मा उसे रोते देख सोचता है कि वो रेमू के इतना करीब कब आ गया। उसे याद आता है कि वो साया से कुछ पूछना चाहता था और वो तय करता है कि मेन टूर्नामेंट में उससे पूछेगा। तभी अगेया दौड़ती हुई आती है और इजुमी को साउथ कॉन्टिनेंट से आई टॉप सीक्रेट जानकारी के बारे में बताती है। वो इजुमी को बताती है कि इस इंटेल का क्लियरेंस लेवल बहुत ऊंचा है और सिर्फ लेवल 50 से ऊपर की सेवियर्स और कॉन्टिनेंट कमांडर्स को ही बताया जा सकता है। इजुमी अगेया से कहता है कि वही खबर बताए, क्योंकि उसे टेन्मा और उसके दोस्त पर भरोसा है। अगेया बताती है कि एल्डर बार्गर की प्रोफेसी के मुताबिक अगले 3 दिनों में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर मैसिव डिजास्टर बीस्ट अटैक होने वाला है। टेन्मा सोचता है कि प्रोफेसी भरोसेमंद है या नहीं, और उसका दोस्त बताता है कि बार्गर 5 कॉन्टिनेंट्स में मशहूर प्रॉफिट है और उसकी प्रोफेसी कंफर्म्ड फ्यूचर जैसी होती है। अगेया इजुमी को जल्दी नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट छोड़ने को कहती है। इजुमी को लगता है कि इतने बड़े अटैक के पीछे कोई वजह है और शायद वही टारगेट है। वो बेट बनकर वहीं रुकने का सोचता है, लेकिन अगेया आर्ग्यू करती है कि कॉम्बैट उसकी स्पेशलिटी नहीं है और उसे पीछे नहीं रुकना चाहिए। वो उसे फिलहाल सेंट्रल कॉन्टिनेंट इवैक्यूएट करने को कहती है। हमारा हीरो अगेया की बात से सहमत होता है और खुद रुककर लड़ने की पेशकश करता है, लेकिन इजुमी मना कर देता है और टेन्मा से कुछ और करने को कहता है। टेन्मा कहता है कि टीचर की रक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन इजुमी उसे बताता है कि आइबीरिया का पिता एडन 5 कॉन्टिनेंट्स का सबसे स्किल्ड क्राफ्टर है और अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत बुरा होगा। इसलिए इजुमी अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो आइबीरिया के साथ जाए और एडन की रक्षा करे और बैकअप के लिए कुछ अवेकनेस भी भेजने का फैसला करता है। इजुमी को सिर्फ आइबीरिया के डैड को बचाने के लिए फोर्सेस बांटते देख टेन्मा सोचता है कि शायद वो उसे बैटलफील्ड से दूर रखना चाहता है। इजुमी फिर अगेया से 3 काम करने को कहता है। पहला, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के रेजिडेंट्स को अटैक की घोषणा करना और लेवल 50 से नीचे के अवेकनेस से इवैक्यूएशन कराना। दूसरा, लेवल 50 से ऊपर के अवेकनेस को अलर्ट करना ताकि वो डिजास्टर बीस्ट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार रहें। वो हीन से भी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आने को कहता है, जहां पॉपुलेशन कम है, ताकि सिविलियंस खतरे में ना पड़े, क्योंकि वो डिजास्टर बीस्ट्स को हेड ऑन रोकने वाला है। अगेया अपने पिता को बताती है कि सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं और हेटन जल्द पहुंचेगा। उसे डिसमिस करते वक्त इजुमी उसके चेहरे पर हल्की झिझक देखता है और समझ जाता है कि वो एक बात को लेकर क्यूरियस है कि उसने टेन्मा को एडन के पास भेजने का फैसला क्यों किया। अगेया अपनी क्यूरियोसिटी छिपा नहीं पाती और इजुमी उसे समझाता है। वो बताता है कि प्रोफेसाइड डिजास्टर बीस्ट्स आने वाले हैं जिनका लेवल 100 से ऊपर हो सकता है। अगर टेन्मा ऐसे मॉन्स्टर्स से भिड़ा तो उसे पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा और उसकी सारी स्किल्स उजागर हो जाएंगी। अगेया तुरंत आर्ग्यू करती है कि ऐसा करना खतरनाक है। टेन्मा की ताकत खुलकर सामने आने से डिजास्टर बीस्ट्स को काउंटर मेजर्स तैयार करने का मौका मिल जाएगा और वो उसे मार भी सकते हैं। इजुमी फिर टेन्मा के बारे में एक और ऑब्जर्वेशन बताता है कि उसकी वर्सेटैलिटी के बावजूद उसमें रॉ अटैक पावर की कमी है और हाई लेवल सर्कल्स में रूमर है कि एडन के पास ऐसा आर्टिफैक्ट है जो ऑफेंसिव पावर को बहुत बढ़ा सकता है। अगर टेन्मा वो आर्टिफैक्ट हासिल कर ले तो उसकी सबसे बड़ी कमी पूरी हो जाएगी और वो लगभग हर एबिलिटी वाला अवेकनर बन जाएगा। प्रोफेसी के पहले दिन रात करीब 8 बजे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रिक्ट्स पर मोनोलिथ्स बरसने लगते हैं और असॉल्ट ऑफिशियली शुरू हो जाता है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 2 में टेन्मा और आइबीरिया सड़कों से दौड़ते हुए आइबीरिया के पिता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें आसमान से गिरता मोनोलिथ दिखता है और समझ जाते हैं कि हमला शुरू हो चुका है। टेन्मा को नहीं पता कि सारे सिटीजन्स इवैक्यूएट हो पाए या नहीं। अगर अभी डिजास्टर बीस्ट आ गया तो कैजुअलिटीज अनअवॉइडेबल होंगी। घबराए हुए लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा बार्गर ने कहा था। टेन्मा बैरियर बनते हुए ध्यान से देखता है और 2 मुश्किल चॉइसेस के बीच फंस जाता है, सिविलियंस को बचाना या मिशन पर फोकस करना। वो जानता है कि सिविलियंस की मदद करने से वो स्लो हो जाएंगे, लेकिन वो आइबीरिया से इवैक्यूएशन में मदद मांग भी नहीं पाता। आइबीरिया अपने पिता को लेकर बहुत परेशान है और थकान के बावजूद ब्रेक नहीं मांगता, लेकिन टेन्मा कुछ कहे उससे पहले आइबीरिया खुद सिविलियंस की मदद करने का सुझाव देता है और दोनों प्लान बदलकर पहले सिटी के अंदर डिजास्टर बीस्ट को खत्म करने का फैसला करते हैं। सिटी के अंदर लेवल 21 फ्लेम गोलम आ चुका होता है। कई हीरोज उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके लेवल्स बहुत कम होते हैं। हालात पूरी तरह होपलेस होते हैं। डैमेज देखकर वो एक एक करके भागने का फैसला करते हैं, सिवाय एक वाटर एलिमेंटलिस्ट के।
वो डर से कांपते हुए भी मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और पूरी कोशिश से उसे एक बार गिरा देता है, लेकिन फ्लेम गोलम रिवाइव होकर दहाड़ता है और फ्लेम्स की भारी वेव छोड़ देता है। उस पल सब समझ जाते हैं कि वो ग्रिल्ड चिकन बनने वाले हैं। तभी टेन्मा आकर फ्लेम्स को ब्लॉक कर देता है और आइबेरिया को सिविलियंस को सेफ जगह ले जाने को कहता है। सिविलियंस आइस वॉल देखकर हैरान रह जाते हैं और आइबेरिया से पूछते हैं कि क्या वो सेवियर्स हैं। आइबेरिया तुरंत मना करता है, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो एक दिन गिनतेवा को पार करेगा। शेकन सिविलियंस उसे ब्रैट कहकर चिल्लाते हैं। फिर उनका ध्यान टेन्मा पर जाता है, जो आइस आर्मर में ढका खड़ा होता है। उन्हें लगता है जैसे उसका शरीर ही कोई आर्टिफैक्ट हो। कुछ समय पहले आई ने टेन्मा को ब्लैक स्फीयर के बारे में चेतावनी दी थी कि उसकी कास्टिंग टाइम बहुत लंबी है और स्ट्रॉन्ग डिजास्टर बीस्ट के खिलाफ उसकी स्पीड काफ़ी नहीं है। अगर पहला शॉट मिस हुआ तो दूसरा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आइजूमी ने उसे तभी इस्तेमाल करने को कहा था जब वन स्ट्राइक में खत्म करने का पूरा यकीन हो। अब टेन्मा समझ जाता है कि क्राउड के बीच ब्लैक स्फीयर चलाने से उस पर और ध्यान जाएगा, इसलिए वो ब्रूट फोर्स चुनता है। थंडर वीव एक्टिवेट करके हवा में कूदता है और मॉन्स्टर के सिर पर जबरदस्त किक मारता है। मॉन्स्टर जमीन में धंस जाता है। स्पेक्टेटर सन्न रह जाते हैं। लेवल 21 फ्लेम गोलम को एक टीनेजर जैसा दिखने वाला लड़का पीट रहा होता है। लोग सोचते हैं कि मॉन्स्टर पहले से घायल होगा, लेकिन पास से देखने वाले जानते हैं कि उसने उसे छू तक नहीं पाया। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, टेन्मा और आइबेरिया वहां से निकल जाते हैं। पीछे बचे हीरोज शॉक में खड़े रह जाते हैं। दौड़ते हुए टेन्मा सोचता है कि इतने लेवल के डिजास्टर बीस्ट को इंस्टेंट किल ना कर पाना आगे आने वाले खतरों का संकेत है। अगर ये बस शुरुआत है तो आगे और भी भयानक होगा। उसे किसी भी कीमत पर अपनी पावर बढ़ानी होगी। आइबेरिया उसकी स्पीड देखकर दंग रह जाता है, लेकिन टेन्मा सोचता है कि बिना पावर स्पीड बेकार है। आइबेरिया बताता है कि अटैक पावर बढ़ाने का तरीका है और कहता है कि उसके पिता के वेयरहाउस पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और आइजूमी का स्टूडेंट होने की वजह से उसका पिता जरूर देगा। आइबेरिया अपने दोस्त को आर्टिफैक्ट्स में ढका देखने की कल्पना करके उसे जल्दी घर चलने को कहता है। टेन्मा को लगता था कि वो स्पीड होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन दोस्त को हाँफता देख समझ जाता है कि वो पीछे रह रहा है, इसलिए वो आइबेरिया को उठाकर दौड़ पड़ता है। आइबेरिया डर से चिल्लाता है, लेकिन टेन्मा उसे बर्दाश्त करने को कहता है। कुछ देर बाद आइबेरिया राहत की सांस लेता है। टेन्मा पूछता है कि उसका पिता शहर छोड़कर जंगल में क्यों रहता है। आइबेरिया बताता है कि टाउन में शोर बहुत होता है और क्राफ्टिंग में ध्यान नहीं लगता, लेकिन चारों तरफ ट्रैप्स लगे हैं, इसलिए डिफेंस को अंडर एस्टिमेट ना करे। टेन्मा समझ जाता है कि उसे माना ट्रेसेस क्यों महसूस हो रहे थे और आइबेरिया कहता है कि पाथ फॉलो करेगा तो सेफ रहेगा। टेन्मा माना सेंस से ट्रैप्स अवॉइड कर सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आइबेरिया एक ट्रैप पर कदम रख देता है और घबरा जाता है क्योंकि वो सबसे ट्रबलसम ट्रैप होता है। माना तेज हो जाती है और उनके सामने एपिक आयन गोलम खड़ा हो जाता है। टेन्मा हैरान होता है कि बूढ़े के पास ह्यूमनॉइड आर्टिफैक्ट्स भी हैं। आयन गोलम आइबेरिया पर वार करता है, लेकिन टेन्मा बीच में आकर पंच ब्लॉक कर लेता है और उसे एहसास होता है कि इस आर्टिफैक्ट की अटैक पावर उससे ज्यादा है। लेकिन फिर भी वो पियर्सिंग थ्रू स्फीयर से उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके दोस्त के पिता की रक्षा के लिए बना है। वो आइबेरिया से पूछता है कि गोलम को रोकने का कोई तरीका है या नहीं, और आइबेरिया बताता है कि उसके चेस्ट में मौजूद कर्मा स्टोन ही उसका पावर सोर्स है। हमारा हीरो थंडर वेव एक्टिवेट करता है क्योंकि अटैक पावर कम होने के बावजूद उसकी स्पीड ज्यादा है। वो फुर्ती से आयन गोलम के आर्म पर चढ़ता है और उसका कर्मा स्टोन निकाल लेता है। तभी अचानक आइबेरिया चिल्लाता है, जो कि रुक जाओ। हमारा हीरो पलटकर देखता है और हैरान हो जाता है जब एक आदमी उस पर वार करने आ रहा होता है, जो कि साफ करता है कि उसे लगा वो बैंडिट्स हैं, और टेन्मा सोचता है कि ये बिना किसी माना वेव के अंदर कैसे घुस आया। उससे भी ज्यादा उसे हैरानी होती है कि तलवार गायब हो गई। आइबेरिया अपने दोस्त को जुक से इंट्रोड्यूस करता है और डिटेल्स देने लगता है, लेकिन टेन्मा सीधे मुद्दे पर आता है। जुक उन्हें बताता है कि बूढ़ा आदमी पीछे है, लेकिन सावधान रहने को कहता है क्योंकि उसका मूड खराब है। आइबेरिया उत्साह से अपने पिता को बताता है कि उसने क्वालिफायर्स पास कर लिए हैं और नाइटमेयर क्लास क्लियर करके रीजन में 4th प्लेस पाया है। वो अपने पिता से वादा पूरा करने और मनपसंद आर्टिफैक्ट देने को कहता है, लेकिन आर्टिफैक्ट की जगह उसे एक थप्पड़ मिलता है। उसके पिता उससे ड्रैगन गियर लौटाने को कहते हैं। आइबेरिया प्रोटेस्ट करता है कि उसने बस उधार लिया था, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हैं कि ड्रैगन गियर ज़्यादा देर पहनने से इररिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आइबेरिया गुस्से में बाहर निकल जाता है और बूढ़ा आदमी हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और उसे इजुमी का स्टूडेंट पहचान लेता है। हमारा हीरो अपना परिचय देता है और प्रोफेसी की वजह से उसे प्रोटेक्ट करने भेजे जाने की बात बताता है। बूढ़ा जानता है कि इजुमी के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे हैं और वो रेयरली डिसाइपल्स लेता है, इसलिए वो सोचता है कि इतना साधारण दिखने वाले लड़के को उसने क्यों चुना। तभी अचानक बूढ़े की आंखें शौक से फैल जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि सामने खड़े लड़के का लेवल फिक्स्ड हो सकता है,
वो सोचता है कि टेन्मा किसी आर्टिफैक्ट से स्टैट्स फेक कर रहा है, लेकिन टेन्मा मना कर देता है। तब बूढ़े को समझ आता है कि इजुमी ने आर्टिफैक्ट क्यों मांगा था। वो बताता है कि उसका टीचर फायदे नुकसान अच्छे से समझता है और हमेशा कुछ रिटर्न मांगता है, लेकिन टेन्मा कहता है कि उससे कोई रिटर्न नहीं मांगा गया, बस गार्ड करने को कहा गया था। एडन बताता है कि उसे एक रिक्वेस्ट मिली थी कि अगर वो इजुमी के डिसाइपल को प्रोटेक्ट करने दे तो बदले में एक आर्टिफैक्ट दिया जाए। टेन्मा कहता है कि उसे आर्टिफैक्ट मिले या ना मिले वो बूढ़े की रक्षा करेगा, लेकिन बूढ़े को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। एडन सोचता है कि इजुमी ने खास तौर पर एक फेल्ड प्रोडक्ट क्यों चुना था। यह आर्टिफैक्ट ओरिजिनली अवेकनर की मैक्सिमम अटैक पावर निकालने के लिए बना था, लेकिन उसमें क्रैक आ गया, उसका रैंक अननोन हो गया और उसमें एक मिस्टीरियस ब्रोकन इफेक्ट जुड़ गया। ब्रोकन इफेक्ट ये है कि यूजर का लेवल बढ़ने पर क्रिटिकल रेट रीसेट हो जाता है, इसलिए नॉर्मल अवेकनर के लिए ये पूरी तरह बेकार है। बूढ़ा पहले समझ नहीं पाया था कि इजुमी ने यही आर्टिफैक्ट क्यों मांगा था, लेकिन टेन्मा के स्टैट्स देखकर उसे वजह समझ आती है। उसे हमारा हीरो स्पेशल लगता है। वो नहीं जानता कि ये लड़का मजबूत कैसे होता है, लेकिन उसे लगता है कि लेवल न बढ़ने वाले टेन्मा के लिए ये आर्टिफैक्ट परफेक्ट है। डिजास्टर बीस्ट्स को हराते हराते उसका क्रिटिकल रेट आखिरकार 100% तक पहुंच जाएगा और आगे चलकर हर अटैक 10 गुना मजबूत हो जाएगा। हमारा हीरो ब्रोकन क्रिटिकल क्रिस्टल इक्विप करता है, लेकिन क्रिटिकल रेट तभी बढ़ेगा जब वो उससे ज्यादा अटैक पावर वाले एनिमीज को हराए, जो थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो सोचता है कि अटैक सर्वाइव करने के बाद काउंटर मेजर सोचेगा। एडन को आर्टिफैक्ट टेन्मा के लिए सही लगता है। टेन्मा उसका धन्यवाद करता है, लेकिन एडन कहता है कि वो आर्टिफैक्ट बनाता है जब लोग बीस्ट से लड़ते हैं, इसलिए थैंक्स की जरूरत नहीं। वो उसे भरोसा दिलाता है कि डिजास्टर बीस्ट्स इतनी दूर जगह पर हमला नहीं करेंगे जब तक उन्हें उनकी लोकेशन पता ना हो, और आराम करने को कहता है। तभी अचानक कुछ गिरता है और ऊपर देखने पर सब ग्रीन बैरियर देखकर चौंक जाते हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स के कमांडर्स और चीफ्स को ही एडन की लोकेशन पता थी, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ मॉन्यूमेंट स्टोन गिरना कोइंसिडेंस है या नहीं। जुक सबको पीछे रहने का आदेश देता है, लेकिन टेन्मा बताता है कि डिजास्टर बीस्ट्स पहले ही उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो किसी चीज को इनसेन स्पीड से आते हुए महसूस करता है। बीस्ट्स टूट पड़ते हैं और उनमें से एक अपने शार्प क्लॉज से टेन्मा पर वार करता है। हमारा हीरो बीस्ट को पकड़कर काट देता है। ऐसे लेवल के चाहे कितने भी बीस्ट आ जाएं, उसे भरोसा है कि वो लोटस एक्सप्लोजन से सब खत्म कर सकता है। वो सोचता है कि जुस्की भी लोटस एक्सप्लोजन झेल सकता है, लेकिन डरता है कि पीछे झोपड़ी में छिपे एडन और आइबेरिया इसमें फंस सकते हैं अगर उसने लापरवाही की तो। हमारा हीरो बीस्ट्स को साफ करके पीछे हटता है। तभी उसे और भी ज्यादा ताकतवर मैजिक पावर की वेव महसूस होती है, क्योंकि और बीस्ट्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसी वक्त डीमन किंग यमराजा अपने लॉर्ड को बताता है कि लोअर स्लेव से बनी एडवांस्ड पार्टी की पहली वेव ह्यूमन वर्ल्ड भेज दी गई है। वो पूछता है कि 8 डीमन किंग्स में से किसे मेन फोर्स की कमांड दी जाए, लेकिन लॉर्ड बताता है कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में छोड़ी अपनी आई से एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति का एग्जिस्टेंस देखा है और चाहता है कि उसे कैप्चर किया जाए। यमराजा पूछता है कि क्या यह काम भी किसी डीमन किंग को दिया जाएगा, लेकिन लॉर्ड सोचता है कि डीमन किंग क्लास उसकी छोड़ी आई को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो ये काम डीमन जनरल को देने का फैसला करता है। मेन फोर्स की कमांड के लिए वो एप ईटिंग डीमन को चुनता है, क्योंकि उसने बहुत समय से जिंदा इंसान का स्वाद नहीं चखा है। दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा चैप्टर पसंद आया हो तो जल्दी से 2500 लाइक्स, 550 कमेंट्स और हाइप बटन दबाना मत भूलना। अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो कल ही पूरा 1 घंटे का एपिसोड लेकर आऊँगा। तो अभी जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप बटन दबाओ और शेयर भी कर दो। चलो।